अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक जी। तो कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की क्लास आज ऑलमोस्ट हमारे कोर्स के हवाले से हमारी आखिरी क्लास होगी। इसके बाद दो क्लासेस जो हमारी नेक्स्ट वीक है इंशाल्लाह वो आपकी प्रेजेंटेशंस में निकल जाएंगी। तो आज होपफुली हमारी आखिरी क्लास है, इसलिए मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप लोगों को पुराने किसी भी कंटेंट में, स्पेशली चैप्टर 5, क्योंकि मैं आपके साथ कंप्लीट अलग से नहीं कर सकी, तो अगर वो आपने देख लिया है, उसकी वीडियो देख ली है, उसमें कोई क्वेश्चन है तो आप उसमें से भी जरूर पूछ लेगा। और अगर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो कि हमारा चैप्टर इस वक्त ऑनगोइंग है उसमें भी कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज इस सेशन के एंड से पहले पहले जरूर पूछ लीजिएगा। पहले तो मुझे उस प्रेजेंटेशन कौन सी है? जी, प्रेजेंटेशन कौन सी? प्रेजेंटेशन कौन सी? मतलब वो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ना हम प्रोजेक्ट की, तो जी, वीडियो रिकॉर्ड करके आप मुझे सबमिट करा देंगे, लेकिन एक्चुअली उसमें अगर आपने रूब्रिक देखा हो मार्किंग क्राइटेरिया का तो उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन के मार्क्स रखे हुए हैं। तो अब अच्छा अगर आप अच्छा। लोग वीडियो रिकॉर्ड कर देंगे तो क्वेश्चंस तो आपसे पूछे नहीं जाएंगे, तो फिर आपको वो लाइव अवेलेबल होना होगा और क्वेश्चंस के आपको फेस करना होगा। मैं पहले अगर उन वीडियो को देख लूं तो फिर मैं आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो जरूर पूछूंगी और हो सकता है बाकी सब भी पूछना चाहें। अच्छा, ये सही है। ठीक है, तो वो फिर आपको जाहिर है कि उसके लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा। और उसमें मैंने ए सेक्शन से भी यही बात की थी, उनको भी यही मार्जिन दिया था, तो ये मार्जिन मैं आपको भी जरूर दूंगी कि वैसे तो बेहतर यही है, रिकमेंडेड यही है कि आप वीडियो पहले से सबमिट करा दें। उसका फायदा ये होगा कि अगर मैं पहले से देखना चाहूंगी और मैं प्रिपेयर रहना चाहूंगी तो मैं हो सकती हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो आप उस वक्त तक सबमिट ना करा पाए तो आप लाइव जूम पर भी जो हमारा सेशन हो रहा होगा वहां पर भी आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और फिर उसी वक्त हम प्रेजेंटेशन देख लेंगे, लेकिन फिर ये कि फिर मेरे पास क्वेश्चन शायद ना हो एकदम, क्योंकि मैं उसी वक्त सुनूंगी तो उसी में से मुझे क्वेश्चंस ड्राइव करने पड़ेंगे, वरना मैं आराम से बैठ के देख लूंगी तो मैं क्वेश्चंस ड्राइव कर सकती हूँ। लेकिन ये है कि अगर आप सही टाइम तक वीडियो ना सबमिट करा पाए तो आप जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें जो कुछ स्टूडेंट जो है 50% है वो अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, और जो रह जाएंगे वो फिर नेक्स्ट टाइम भी दे सकते हैं। इस तरह आप लोगों को प्रेजेंटेशन देने के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, तो एक्चुअली मुझे लग ये रहा है कि कोई इतना बड़ा मैटर तो है नहीं। जो मैंने आपको असाइनमेंट दिया है वो या प्रोजेक्ट जो भी है, दोनों चीजें इतने स्मॉल स्कोप में है कि मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे आपको उसमें एक्सटेंशन देने की जरूरत है, और दो। लेकिन फिर भी अगर कुछ लोगों को टाइम लग रहा है वो नहीं कर सके तो उसका यही तरीका है कि आप प्रेजेंटेशन वाले दिन तक वेट कर सकते हैं और प्रेजेंटेशन वाले दिन तक आप सबमिट कर सकते हैं। इस तरह आपको एक दो दिन और मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलें स्टार्ट लेते हैं। पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट कर लिया है, बुक से रीड कर लिया है, या स्लाइड्स गो थ्रू कर ली हैं, या वीडियो लेक्चर देख लिया है, या कोई और कहीं और किसी सोर्स से कवर कर लिया। बहरहाल मैं ये कंसिडर कर सकती हूँ कि हमने 5th चैप्टर जो है वो अपना कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से। उसके अंदर स्पेसिफिकली जो एंड के टॉपिक्स हैं वो आपने पढ़ लिए हैं। नहीं पढ़ा है आई थिंक। तो मैंने आप लोगों से यही कहा था कि नेक्स्ट क्लास में जब आइएगा तो आप उसको थोड़ा सा पढ़ कर आइएगा, ताकि अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप फिर वो पूछ सकें। लेकिन चलें, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा, लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ मैं ये चैप्टर स्टार्ट कर चुकी हूँ, इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का। ये डिस्कशन हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दी थी ना ऑलमोस्ट। यस मैम, डेक तक किया था। ठीक है, तो बस मैं बहुत तेजी से इसको रिवाइज करवा रही हूँ कि हमने कंपाइलर का स्ट्रक्चर जो पढ़ा है उसको हमने फ्रंट एंड और बैक एंड कंपाइलर में डिवाइड किया है। और फ्रंट एंड कंपाइलर जो हमारा है उसमें ये चार मेजर फेजेस हैं: लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सेमेंटिक एनालिसिस और इंटरमीडिएट कोड जनरेशन। ये चार हमारे चैप्टर्स के नाम भी हैं, और कोर्स के हवाले से जो हम इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे ये हमारा ऑलमोस्ट आखिरी चैप्टर बनता है, क्योंकि फ्रंट एंड कंपाइलर का काम यहाँ पर खत्म हो जाता है।
उसके बाद एक ऑप्शनल फेज बीच में हमारे पास है, जो कि कुछ कंपाइलर्स जो है वो अप्लाई करते हैं और कुछ कंपाइलर उसको इग्नोर कर देते हैं। और हमारे पास एक बैकएंड कंपाइलर है जो डायरेक्टली बेसिकली मशीन कोड के ऊपर काम करता है, मशीन कोड को जनरेट करना और मशीन कोड को ऑप्टिमाइज करना। तो ये दोनों फेजेस हम नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन बहरहाल हम इंटरमीडिएट कोड रिप्रेजेंटेशन या इंटरमीडिएट कोड जनरेशन तक इस कोर्स में जरूर पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर हमने ये डिटेलिंग देखी है, और ये तो आप पहले चैप्टर से और फर्स्ट डिस्कशन जो हमारी कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की, तब से आप इस डिस्कशन को देख रहे हैं कि हमें पता है कि एक्चुअली हर फेज पर कंपाइलर करके आ रहा होता है। और इस वक्त हमारे पास इतनी क्लैरिटी है कि हम इनमें से हर फेज को अच्छी तरह से समझते हैं और उसकी बेसिक्स को अच्छी तरह समझते हैं कि कंपाइलर किन किन फेजेस को लेता है। और स्पेशली इस वक्त मेरा ताल्लुक है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन से, तो हमें अच्छी तरह पता है कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो है उस फेज का इनपुट क्या होता है। उस फेज का इनपुट बेसिकली एक सिमेंटिक ट्री होता है, जो सिमेंटिक एनालिसिस के बाद हमें मिलता है। और इस ट्री को फर्दर रिफाइन किया जा सकता है इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के लिए, या इसको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, ट्री एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है इस ट्री को, या फिर इसी की कोई रिफाइंड शक्ल जैसे कि सिंटेक्स ट्री इसको इससे ड्राइव किया जा सकता है, या जैसे कि इससे डैग वगैरह ड्राइव किया जा सकता है। वो भी हमारी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। ठीक है, करते क्यों है, क्यों करना है और क्या होता है, ये बात हम थ्योरेटिकली डिस्कस कर चुके हैं कि इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो है वो असल में उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक मेजर रीजन जो है वो यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर हम देख सकते हैं कि वो मेजर रीजन ये है कि अगर मशीन कोड की बात करते हैं तो मशीन कोड हर मशीन से रिलेटेड स्पेसिफिक होता है। अगर मेरे पास 10 मशीन हैं तो 10 मशीन के लिए अलग अलग तरह का मशीन कोड होगा। तो फिर कंपाइलर जो है वो अगर एक मशीन पर सही काम कर रहा है तो इसका मतलब है वो दूसरे पे सही काम नहीं करेगा, दूसरे पे सही काम कर रहा है तो तीसरे पे सही काम नहीं करेगा, क्योंकि हर मशीन का जो कोड होता है वो अलग होता है। तो फिर ये कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर कैसे हो सकता है कि जिसको हम जो है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहें या आर्किटेक्चरली न्यूट्रल कहें, तो ऐसे कैसे हो। तो फिर हमने जो कंपाइलर को इस तरह से ब्रेक डाउन किया कि इसके अंदर हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का फायदा ये होता है कि ये जो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होती है ये हर मशीन के लिए सेम हो सकती है, और मशीन के ऊपर लोकली इस इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को टारगेट मशीन में कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो एटलीस्ट इस फेज में हमें एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन जरूर मिल जाती है, प्रोग्राम भी रीराइट हो जाता है, और वो ऐसे फॉर्म में रीराइट हो जाता है कि हमें एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन मिल जाती है। तो सबसे बड़ा और सबसे मेजर रीजन तो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन का यही है। लेकिन सिर्फ यही एक रीजन नहीं है, बल्कि ये रीजन भी है कि यूजर ने जो प्रोग्राम लिखा होता है कभी कभार हम उसको मजीद सिंप्लीफाइड वे में भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं। हो सकता है यूजर ने जो प्रोग्राम लिखा है वो मशीन के ऊपर आकर वो उसकी लॉजिक इतनी अच्छी ना हो, उतना ऑप्टिमाइज ना हो, या क्योंकि जो आपका सोर्स प्रोग्राम होता है वो एक्चुअली प्रोग्रामर के हिसाब से लिखा होता है, प्रोग्रामर ने खुद लिखा होता है। तो टारगेट अपनी मशीन को आप जानते हैं, अपने कंपाइलर को आप जानते हैं, तो आप टारगेट मशीन कोड जो है वो इस तरह का जनरेट कर सकते हैं जो आपकी मशीन के लिए हार्मफुल ना हो और आपकी मशीन उसको इजीली हैंडल कर सके। तो एक्चुअली री राइटिंग होती है, तो अगर आपको कोई चेंज परफॉर्म करना है, अपने यूजर को किसी काम से बाउंड करना है जो कि उसने नहीं किया है, तो आप वो चीजें परफॉर्म कर सकते हैं। तो हमें इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन का बहुत ज्यादा फायदा होता है। अच्छे कंपाइलर जो हैं वो इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में आपके कोड को जरूर कन्वर्ट करते हैं, और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास जावा है। ठीक है, कि जावा के अंदर जाहिर है कि बाइट कोड बनाया जाता है, ऑल्दो कि हमारे पास सोर्स प्रोग्राम है, और सोर्स प्रोग्राम से डायरेक्ट मशीन कोड बनाया जा सकता है। जब जैसे ही सोर्स प्रोग्राम पार्स हो जाए और पता चल जाए कि इसके अंदर कोई एरर नहीं है, तो डायरेक्ट उसको मशीन कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन आप जावा में देखते हैं कि हमारे पास हर प्रोग्राम के लिए 3 फाइल्स होती हैं। हमारे पास क्लास फाइल भी होती है, हमारे पास जावा फाइल भी होती है, और हमारे पास एक्जी फाइल भी होती है। तो ये क्लास फाइल जो बीच में जनरेट होती है उसको हम ना कभी ओपन करके देख रहे होते हैं, ना हम कभी इसमें कोई एडिटिंग कर रहे होते हैं। हम लिख रहे होते हैं जावा फाइल, हम चला रहे होते हैं एक्जी फाइल, तो बीच में इस क्लास फाइल का मकसद क्या है, इस क्लास फाइल का मकसद क्लियर है, जो कि हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्लास फाइल हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक ही होती है, चाहे वो इंटेल का हो, एएमडी का हो, चाहे वो किसी भी आर्किटेक्चर का हो, और चाहे उसके ऊपर कोई भी प्लेटफॉर्म हो। लेकिन बाइट कोड हर कंप्यूटर सिस्टम के लिए एक ही होता है, और फिर आप जिस तरह की मशीन पर भी यूज कर रहे हैं जावा को, तो वो जेवीएम इस बाइट कोड को उस पर्टिकुलर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देती है। तो सारे ये जो कन्वर्जन की ये पहले वाले स्टेप हैं, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस,
से लेकर इंटरमीडिएट कोड जनरेशन तक ये सारे जो स्टेप्स हैं ये लॉक हो जाते हैं, और सिर्फ आपको मशीन कोड पर लोकली मशीन के ऊपर सिर्फ बाइट कोड को कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन कोड के अंदर। वरना अदरवाइज अगर हम इस बाइट कोड में कन्वर्ट ना करें तो विंडोज के लिए टोकनाइजेशन अलग करनी पड़े, लेक्सिकल एनालिसिस अलग करना पड़े, सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक्स एनालिसिस, और फिर मशीन कोड। फिर लिनक्स के लिए अलग से करना पड़े सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक्स एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस और मशीन कोड क्रिएशन, और मैकिन्टॉश के लिए अलग करना पड़े। तो ये एक लंबा हेक्टिक प्रोसेस हो जाता है, हर सिस्टम के ऊपर बहुत सारे फेजेस रिपीटेटिवली परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो इससे बेहतर ये है कि हमने पहले 4 फेजेस को लॉक कर दिया, वो पहले 4 फेज हमने एक ही दफा परफॉर्म किए, और आखिर के जो भी फेजेस बचे हैं वो आप लोकली मशीन के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। तो इससे थोड़ी एफिशिएंसी हमें मिल जाती है। क्या फर्क है जावा और पाइथन दोनों के अंदर मौजूद बाइट कोड के अंदर, और क्या इसके अंदर डिफरेंसेस हैं, ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली यहाँ पर हम बात ज्यादा अपने इंटरमीडिएट कोड जनरेशन के अंदर स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस की कर रहे होंगे, उन लैंग्वेजेस की जिनके अंदर टाइप पहले से डिसाइड हो चुकी होती है हर डेटा की। और जावा इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है। जावा के अंदर जो भी वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैटिकली टाइप्ड होते हैं, उसके अंदर आपको हर वेरिएबल के बारे में एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन पता होता है कि इस वेरिएबल की वैल्यू किस तरह की होगी, इसमें किस तरह का कंटेंट आएगा। अनलाइक पाइथन, जब जब तक प्रोग्राम रन नहीं होता तब तक आपको नहीं पता होता कि किस वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा आएगा और उसकी टाइप क्या बनेगी। तो पाइथन बेसिकली डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है, और इस तरह की बहुत सारी दूसरी लैंग्वेज डायनेमिकली टाइप्ड होती हैं। लेकिन हम बात करें जो इंटरमीडिएट कोड जनरेशन की इस बुक के अंदर, वो स्टैटिकली टाइप लैंग्वेजेस की बात कर रहा है कि जिसके अंदर वेरिएबल्स की वैल्यूज को भी हमें पहले से डिसाइड करना है। ठीक है। तो एक स्टैटिक चेकिंग वाला कंपाइलर जो होता है वो क्या क्या परफॉर्म करता है, सबसे पहले तो यही चीज कि टाइप मिसमैचेस, कि ऐसा ना हो कि कोई एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का और उसके अंदर वैल्यू आ जाए स्ट्रिंग वाली। तो इस तरह के टाइप चेक्स वो मेंटेन करता है। इसके अलावा वो सिंटैक्टिक चेक्स भी मेंटेन करता है, जाहिर है कि उसी की वजह से कोई सिंटैक्टिक प्रॉब्लम भी आ सकता है, और इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम को वो रिपोर्ट कर देता है जो स्टैटिकली टाइप्ड कंपाइलर होता है, यानी कि ड्यूरिंग कंपाइलेशन ही उसको वो एरर में कन्वर्ट करके और यूजर को रिपोर्ट कर देता है। जबकि ये सारे फेजेस नहीं होते डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज के अंदर। उस डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज के अंदर वेट किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस को रन करके देखा जाता है। अगर एक्सीडेंटली वो सही रन हो जाती है तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर वो सही रन नहीं होती है तो फिर उसकी एग्जीक्यूशन के दौरान एरर रिपोर्ट किया जाता है। तो जावा के बारे में आपको जाहिर अच्छी तरह से अंदाजा है, तो हम इस वक्त जावा जैसे कंपाइलर्स को पढ़ रहे हैं जहाँ पर स्टैटिक चेकिंग होती है। अच्छा, जो हम इंटरमीडिएट कोड जनरेशन करते हैं वो भी जरूरी नहीं है कि हम एक ही स्टेप में कर लें। कभी कभार इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन भी हमारे पास एक से ज्यादा हो सकती है, यानी हमारे पास हो सकता है कि हमारे पास हाई लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन अलग हो और लो लेवल रिप्रेजेंटेशन अलग हो, या हो सकता है कि आपके पास एक ही इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हो, हाई लेवल लो लेवल नहीं, बस एक ही हो। लेकिन कभी कभार आप ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन भी 2 स्टेप्स में कर सकते हैं, यानी कि पहले आपने एक पर्टिकुलर किसी ट्री फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और देन आपने उसको मशीन कोड के करीब किसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है। 3 एड्रेस कोड के बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। 3 एड्रेस कोड जो है वो एक लो लेवल रिप्रेजेंटेशन है, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, कि जिसके अंदर आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को जो है वो 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। 3 एड्रेस कोड का मतलब आप लोगों को ऑलरेडी शायद याद हो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि एक लाइन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स ना हो। एक लाइन के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर कोई वेरिएबल हो तो वो 3 हो, और 3 वेरिएबल भी सिर्फ इस केस में होंगे कि अगर वो असाइनमेंट स्टेटमेंट होगी, ऐसी असाइनमेंट स्टेटमेंट कि जहां पर इक्वल टू से पहले एक ऑपरेंड होगा और इक्वल टू के बाद 2 ऑपरेंड्स होंगे और बीच में एक ऑपरेशन होगा। ये सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन है, ये सबसे ह्यूज साइज की इंस्ट्रक्शन है जो आपके 3 एड्रेस कोड में हो सकती है। वरना 3 एड्रेस कोड में दो ऑपरेंड्स या 2 से कम एड्रेसेस, मेमोरी एड्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह के वे में अपने प्रोग्राम को कन्वर्ट करना, जैसे हमने जावा का बाइट कोड भी लास्ट क्लास में देखा था कि हम कितनी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इंस्ट्रक्शन वहां पर क्यों ना लिख दें, लेकिन जावा जब उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करता है तो उसको स्मॉल साइज की बहुत सारी इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट कर देता है। उसके अंदर आपको मेमोरी एड्रेसेस ज्यादा नजर नहीं आते। तो इस चीज को हम कहते हैं 3 एड्रेस कोड। एक्चुअली रीजन क्या होता है 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करने के लिए कि
जब हम किसी भी इस तरह की स्टेटमेंट को देखते हैं कि जहां पर मल्टीपल मेमोरी एड्रेसेस इन्वॉल्व है, जहां पर मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, तो ये मशीन के लिए इसकी हैंडलिंग आप बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं कि अगर मैं आपको ये 10 बॉल्स दूं और मैं आपसे कहूं कि जगलिंग करके दिखाएं, एक वक्त में 10 बॉल्स हो आपके हाथ में और आप सबको कैच कर सकें। ऑल दो कैच करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं, बचपन से आप खेलते ही करते आ रहे हैं, लेकिन 1 से 2 बॉल्स तो आप इजीली कैच कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं बॉल्स की तादाद बढ़ाऊंगी, वैसे वैसे चांसेस हैं कि आपका फोकस एक बॉल के ऊपर है तो आपसे दूसरी लूज हो जाए, दूसरी बॉल पर है तो तीसरी लूज हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि हमारे लिए 1 या 2 बॉल कैच करना आसान है, 10 को कैच करना मुश्किल है एक साथ, इसी तरह हमारी मशीन के लिए मेमोरी एड्रेसेस को रीड करना आसान है, लेकिन 1 या 2 को। लेकिन जब हम मल्टीपल दे देते हैं तो हो सकता है कि एक को सेव करने के चक्कर में उसका पहला वाला एड्रेस जो है वो रिमूव हो जाए। तो इसलिए 3 एड्रेस कोड हम इस्तेमाल करते हैं कि ताकि इंस्ट्रक्शन इतनी सिंप्लीफाइड हो जाए कि मशीन उन तमाम के तमाम मेमोरी एड्रेसेस को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल लास्ट क्लास में कर ली थी कि ये हमारा एक सिंपल सा 3 एड्रेस कोड है, और इसके अंदर बेसिकली हो क्या रहा है कि आपका जो ये स्टेटमेंट, इसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है 3 एड्रेसेस में। तो एग्जांपल मेरे ख्याल में हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, इसको मुझे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मैंने ये सारी बेसिक्स हमने पढ़ी थी कि ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ये सब हो सकती हैं। सिंटेक्स ट्री और डैग की शक्ल में जो रिप्रेजेंटेशन है, इसको आम तौर पर हम कंसिडर करते हैं इन हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि देखें ये आपका जो पार्स पार्स ट्री बनता है उसके बहुत नजदीक है। तो सिमेंटिक एनालिसिस, सिंटेक्स एनालिसिस के बाद जो सबसे तेजी से स्टेप परफॉर्म किया जा सकता है वो ये परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन इसको अगर आप फर्दर एक स्टेप आगे मशीन कोड के करीब ले जाना पड़ चाहते हैं, तो हमारे पास 3 एड्रेस कोड होता है। 3 एड्रेस कोड हमारे पास एक जरा लो लेवल ऑफ इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। तो हो सकता है कि आपका कंपाइलर इनमें से किसी रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर रहा हो, डैग में कन्वर्ट कर रहा हो, 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर रहा हो, या आपका जो है वो डायरेक्टली 3 एड्रेस कोड में भी कन्वर्ट कर रहा हो, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कितने स्टेप्स में किसी प्रोग्राम को उठाकर मशीन कोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर हमने एक एक करके इन सबको पढ़ना शुरू किया था कि कैसे परफॉर्म होते हैं। सबसे पहले हमने सिंटेक्स ट्री की बात की थी। सिंटेक्स ट्री का हमें पता ही है, इसलिए हमने ज्यादा डिटेल उसकी देखी नहीं कि सिंटेक्स ट्री एक ऐसा ट्री होता है कि जिसके अंदर बेसिकली जो भी आपका स्टेटमेंट होती है उसको ट्री फॉर्म में, उसको हायरार्की के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इस हायरार्की के फॉर्म में कि सबसे पहले कौन सी स्टेटमेंट परफॉर्म करनी है, उसके बाद कौन सी, प्रायोरिटी के हिसाब से जो भी आपने स्टेटमेंट्स के अंदर ऑपरेटर दिए होते हैं उनकी प्रायोरिटी डिफाइन होती है। ये प्रायोरिटीज वैसे पार्स ट्री में भी डिफाइन होती है, लेकिन पार्स ट्री और सिंटेक्स ट्री में फर्क क्या होता है? ये बना हुआ है हमारे पास सिंटेक्स ट्री। तो इस सिंटेक्स ट्री के अंदर और पार्स ट्री के अंदर क्या फर्क होगा? पार्स ट्री क्या होता है और सिंटेक्स ट्री क्या होता है? मैम जब हम पार्स ट्री बनाते हैं तो हमें कंफर्म नहीं होता कि इसकी सिमेंटिक वगैरह सही है या गलत है, ऐसे में। एक बात तो ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि पार्स ट्री बनाते हैं तो हमें सिमेंटिक्स नहीं पता होती, क्योंकि जाहिर है कि वो सिंटेक्टिक एनालिसिस के टाइम पर हो रहा है। अच्छा, लेकिन मैं कोई ट्री आपको दिखाऊं, मेरा पूछने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको एक ट्री दिखाऊं, मैं आपसे पूछूं कि ये पार्स ट्री है या सिंटेक्स ट्री है, तो आप पहचान लेंगे? यानी मैं कहूँ ये यस पार्स ट्री मैम, क्यों नहीं है? क्योंकि मैम मैम ये इसमें ग्रामर मैम से इसमें शो नहीं हो रही ना। होता है कि हमारा मैम सिंटेक्स ट्री होता है ना, इसमें क्या होता है कि प्रोग्राम को सिंटेक्स है उसको मतलब कि उसकी हिरार्की को देखता है। ठीक और है, लेकिन हमारा जो सिंपल पास ट्री होता है उसमें ये होता है कि हिरार्की स्ट्रक्चर होता है ना ट्री का, वो वैसे ही होता है सिंपल। तो हायरार्की प्रोग्राम की अलग होगी और ट्री की अलग होगी, ऐसा हो सकता है? वो तो दोनों की हमेशा सेम ही होती है ना। एक पॉइंट जो आप मिस कर रहे हैं, देखिए इसके अंदर क्या मिसिंग है। ये सिंटेक्स ट्री बना हुआ है, डेफिनेटली ये पार्स ट्री नहीं है, इसके अंदर कुछ मिसिंग है, किसी चीज को हम बहुत मिस कर रहे हैं। वैल्यूज। नॉन टर्मिनल्स। नॉन टर्मिनल्स, वेरिएबल्स, ठीक है। सिंपल मेन फर्क जो आपके सिंटेक्स ट्री और पार्स ट्री के दरमियान होता है कि जब आप पार्स ट्री बनाते हैं तो वो एक नॉन टर्मिनल से स्टार्ट होता है, जो आपका स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल होता है, और उसके बाद बीच में इंटरमीडिएट सारे वेरिएबल्स आ रहे होते हैं। ए प्रोड्यूसेस बी, सी बी प्रोड्यूसेस डी, डी प्रोड्यूसेस ई एफ, ये हमने वेरिएबल्स इंटरमीडिएटली होते हैं। पार्स ट्री के अंदर आपको नोड्स के ऊपर वेरिएबल्स सिंबल्स नजर आते हैं, ए बी सी डी ई एफ, टर्म और एक्सप्रेशन, ये सब कुछ। लेकिन जब आप सिंटेक्स ट्री में उसको कन्वर्ट कर लेते हैं तो सारे नॉन टर्मिनल, सारे वेरिएबल्स खत्म, और अब सिर्फ और सिर्फ वो नोड रह गए जो कि हमारे टर्मिनल है।
ठीक है, तो हम टर्मिनल की हायरार्की तक पहुंच जाते हैं। हायरार्की डिफाइन करने के लिए हमें बीच में वेरिएबल्स का इस्तेमाल या नॉन टर्मिनल्स का करना पड़ता है, लेकिन जब एक दफा आपने पार्स ट्री बना लिया तो डेफिनेटली सिंटेक्स ट्री पार्स ट्री के बगैर ड्राइव नहीं हो सकता। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी प्रोग्राम को उठा के उसका डायरेक्ट सिंटेक्स ट्री कभी भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये सिंटेक्स ट्री बना कहाँ से, ये हायरार्की हमें पता कहाँ से चली, हायरार्की हमें पता चली ग्रामर से। सबसे पहले एक पार्स ट्री बना था, और उस पार्स ट्री के अंदर स्टार्टिंग नॉन टर्मिनल हमें कंफर्म था कौन सा है, और उसके बाद आगे कौन कौन से वेरिएबल किस सीक्वेंस में आएंगे हमें पता था। लेकिन जब एक दफा हमें ये पता चल गया तो एक सिंटेक्स ट्री और एक पार्स ट्री के अंदर फर्क क्या हो जाता है, और ये रिफाइंड क्यों है, क्योंकि इसके अंदर हमने सारे जो वेरिएबल्स हैं वो खत्म कर दिए, और सिर्फ इसके अंदर क्या बचा है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर बचे हैं आपके टर्मिनल्स। ठीक है, और हमने एक एग्जांपल भी की थी 5th चैप्टर के अंदर, जहां पर हमने एक एक्सप्रेशन को लिया था और उस एक्सप्रेशन का बेसिकली ग्रामर क्या बना दी थी, सिंटेक्स ट्री, यानी एक ऐसा ट्री बना दी थी कि जहां पर वेरिएबल्स को बीच में एक्सक्लूड किया जा रहा था। तो ये होता है सिंटेक्स ट्री। सबसे आसान है पार्स ट्री के बाद अगली जो रिप्रेजेंटेशन बननी आसान है सबसे पहले, क्योंकि आप अगर सिंटेक्स एनालिसिस करके आ रहे हैं डेफिनेटली आपके पास पार्स ट्री अवेलेबल है। तो उसके बाद जो सबसे आसान काम है करना वो है सिंटेक्स ट्री बनाना। लेकिन सिंटेक्स ट्री में ये मसला है कि सिंटेक्स ट्री में आपके जो नोड्स हैं वो ज्यादा स्टोर होते हैं, ज्यादा एजेस होती हैं। एक सिंटेक्स ट्री के अंदर आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिडंडेंट नजर आती है, जैसे कि यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन रिडंडेंट नजर आ रही है। इसका माइक खुला हुआ है, इसका माइक खुला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नजर आ रही है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली रिडंडेंट है, बी सी। ठीक है, ये दो ऐसे नोड्स हैं, ये दोनों लीव्स ऐसे हैं कि ये दोनों रिडंडेंट हैं, इनको दो दफा स्टोर किया जा रहा है। क्योंकि इनको दो दफा स्टोर किया जा रहा है, इनके साथ एजेस भी दो एसोसिएटेड हैं। ठीक है, तो ये रिडंडेंसी हमें काफी ज्यादा नजर आ रही है। और एजेस भी इसके अंदर हमें काफी ज्यादा, अगर आप एजेस को गिने तो आपको एजेस भी बहुत ज्यादा नजर आएंगे। तो ज़ाहिर इम्प्लीमेंटेशन के वक्त ये लेस एफिशिएंट हमें मिलेगा। लेकिन डैग भी अगेन एक इसी तरह का स्ट्रक्चर होता है जो कि सिंटेक्स ट्री से बहुत ज्यादा करीब होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास रिडंडेंट इंफॉर्मेशन को हम एक्सक्लूड कर देते हैं और इसके अंदर साइकिल्स अलाउड होती हैं, जिसकी वजह से हम इसको, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी एफिशिएंट रख सकते हैं। ठीक है, तो यही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है कि डायरेक्ट साइक्लिक ग्राफ क्या होता है, कि जहां पर हमारे पास साइकिल्स अवेलेबल होती हैं और उसके अंदर हम एक्चुअली ऑप्टिमाइज्ड वे में अपना सिंटेक्स को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंटेक्स ट्री के अंदर जो सिंटेक्स रिप्रेजेंटेड होता है वो लेस ऑप्टिमाइज्ड होता है, डेक के अंदर मोर ऑप्टिमाइज्ड वो अवेलेबल होता है। ठीक है, नहीं और होती ना मैम इसमें, जी असाइक्लिक बोल रहा है। असाइक्लिक का मतलब है कि साइकिल नहीं होती। मेरे ख्याल में तो ये है। गूगल से पूछते हैं और इसके। ऊपर ऊपर वाले में थी साइकिल, जो एग्जांपल है। नहीं, इसमें जी बिल्कुल है साइकिल, इसमें इत्तेफाक से नहीं है, लेकिन साइकिल हो सकती है। ये रही ना साइकिल, क्यों नहीं है। ये डायरेक्टेड है ना, तो ये साइकिल नहीं है, ऊपर नहीं जाएगा ना। मैम नीचे डायरेक्टेड आ गया साइकिल तो नहीं बस होती इसकी। असाइक्लिक है ना। मतलब हमें लगता है मतलब साइकिल है, लेकिन वो डायरेक्टेड होता है, लेकिन वो कंप्लीट साइकिल नहीं बन सकता। हाँ, ये मतलब चले ये यहाँ आपकी, पे ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि क्योंकि ये डायरेक्टेड है इस वजह से ये ऊपर वापस नहीं जा पाएगा। लेकिन इवन देन जो है हमारे पास ये लूप की शक्ल तो नजर आती है थोड़ी बहुत हमें ना, कि ये सर्कुलर हमारे पास एजेस आ जाती हैं, और ये सिचुएशन हमारे पास कभी नहीं आएगी सिंटेक्स ट्री के अंदर। सिंटेक्स ट्री के अंदर तो ये भी नहीं हो सकता जो ये हो रहा है कि दो जो है वो इसको पॉइंट कर रहे हो। सही। ठीक है, अब ये देखें ना, इधर तो डायरेक्शन नहीं शो हुई हुई, ये तो बुक की स्लाइड है। अम, ये देखें, ये तो खैर मैंने कहीं और से कॉपी किया है, लेकिन ये तो डेफिनेटली बुक की एग्जांपल है, और यहाँ पर तो एजेस पे एरो भी नहीं लगाए गए हैं। हम्म,
लिखा तो यही कि इसके अंदर साइकिल नहीं आ सकती हैं। चले इसके बारे में हम देखते हैं कि क्या है, इसको मैं आपको कंफर्म करती हूँ। बहरहाल तो इसके अंदर ये है कि हम इस रिडंडेंसी को रिमूव कर सकते हैं, और रिडंडेंसी को रिमूव करने के पास हमारे पास क्या तरीका है। तरीका यही है कि लेट्स सपोज अगर ये कोई स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के अंदर c माइनस डी, ये दो जो है नोड्स दो दफा आ रहे हैं, दो लीव्स दो दफा आ रहे हैं, तो सिंटेक्स ट्री के अंदर इनको रिप्रेजेंट इस तरीके से किया जाएगा, जबकि डैग के अंदर इस तरह से रिप्रेजेंट किया था। ये ट्री मैंने लास्ट क्लास में आपको बनवा दिया था, दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, या नहीं बनाया था हमने? मैम कोई 3 एड्रेस वाला करवा दें। हाँ हाँ, वो तो मैं करवा रही हूँ बिल्कुल, ये तो हमने कर लिया था ना, इसको तो दोबारा करने की जरूरत नहीं। नहीं मैम ये सही है। ठीक है। अच्छा, तो इस स्लाइड का सारा जो कंक्लूजन है वो ये है कि अगर आपके पास एक स्टेटमेंट होती है, लेट्स सपोज ऐसी कोई, तो इस स्टेटमेंट को आप ये सब चीजें जो है वो इक्विवेलेंट है, ये स्टेटमेंट और ये 3 एड्रेस कोड भी इक्विवेलेंट है, ये स्टेटमेंट और ये डैग, ये स्टेटमेंट और सिंटेक्स ट्री। तो आप किसी सिचुएशन में भी सिंटेक्स ट्री से स्टेटमेंट की तरफ जा सकते हैं, स्टेटमेंट से डैग की तरफ जा सकते हैं, डैग से 3 एड्रेस कोड की तरफ जा सकते हैं। तो एक ही चीज की ये 4 रिफ्लेक्शन लिखी हैं, तो ये सब इंटरचेंजेबल है एक दूसरे से। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से आप किसी भी एक चीज को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट अगर मैं आपको दूं तो आप डेफिनेटली उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर मैं आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दूं 3 एड्रेस कोड के अंदर, उसको डेफिनेटली आप कन्वर्ट करवाएंगे सिंटेक्स ट्री के अंदर, और आप मुझे लगता है डेफिनेटली उसको कन्वर्ट कर पाएंगे डैग के अंदर। लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको स्टेटमेंट मिले और आपको उससे 3 एड्रेस कोड क्रिएट करना हो। कभी कभार आपको 3 एड्रेस कोड मिल सकता है, आपको उससे डैग क्रिएट करना हो, या आपको डैग मिल सकता है, आप उसको 3 एड्रेस कोड कन्वर्ट करना हो, तो आपके पास दूसरी वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और इस एग्जाम्पल के अंदर बेसिकली हम कर क्या रहे हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर एक 3 एड्रेस कोड है, इस 3 एड्रेस कोड से हम वापस जाना चाहते हैं डैग की तरफ या सिंटेक्स ट्री की तरफ, तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए मुझे ओपन करना पड़ेगा पेंट ब्रश, ठीक है जी। अच्छा, लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक थ्री इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है। मजे की बात है कि ये भी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन ही, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि हम एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से दूसरी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन की तरफ मूव हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो बिल्कुल हो सकते हैं। अच्छा, अब इसको परफॉर्म करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? असल में अगर एक लाइन में स्टेटमेंट लिखी होती है तो हमारे पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आ जाती है। लेट्स सपोज अगर मेरे पास स्टेटमेंट इस शक्ल की होती है, ठीक है, अगर मेरे पास स्टेटमेंट इस शक्ल की होती है तो मुझे डिसीजन लेना पड़ता है कि भाई मुझे पहले मल्टीप्लाई करना है या मुझे पहले प्लस करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक ही स्टेप पर, एक ही लेवल पर प्लस और मल्टीप्लिकेशन दोनों परफॉर्म हो रही है। लेकिन जो जिस वक्त हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो प्लस माइनस और मल्टीप्लाई जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, हमें यही सीक्वेंस फॉलो करनी होगी, क्योंकि बेसिकली 3 एड्रेस कोड है, ये एक स्टेटमेंट नहीं है, ये 4 स्टेटमेंट है। और अगर ये 4 स्टेटमेंट इस सीक्वेंस में लिखी हैं तो फिर अब हमें इनकी सीक्वेंस चेंज नहीं करनी, इसी सीक्वेंस में परफॉर्म करना है। तो जो डैग या जो सिंटेक्स ट्री हम रिप्रेजेंट करेंगे उसके अंदर यही सीक्वेंस फॉलो होनी चाहिए जो सीक्वेंस हमें दिख रही है। ठीक है, तो हमें नजर आ रहा है कि सबसे पहला स्टेप क्या परफॉर्म हो रहा है कि कोई बी और सी वेरिएबल को प्लस होना है और उनका जो वैल्यू है वो स्टोर होनी है ए के अंदर। तो इसको हम रिप्रेजेंट किस तरह से करेंगे? इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से कि हमारे पास होंगे बेसिकली 2 नोड्स। ठीक है, एक को हम कह देते हैं ए, और एक सॉरी, एक को हम कह देते हैं बी और दूसरे को हम कह देते हैं सी। अच्छा, मजे की बात ये है कि जरूरी नहीं कि इसका नाम मैं बी ही रखूं। ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में क्रिएट कर रही हूँ तो इसका नाम मैं कुछ भी रख सकती हूँ, T1 T3 T5 जो मेरा जी चाहे नाम रखना। बस मुझे इस वाले वेरिएबल की वैल्यू कहीं उठाकर सेव करनी है और इस वाले वेरिएबल की वैल्यू भी कहीं सेव करनी है, और इन दोनों का एडिशन कहीं स्टोर करना है।
तो वेरिएबल्स के नाम मेरे हाथ में है, मैं इनको कुछ भी रख सकती हूँ, लेकिन इस वक्त थोड़ी याद दहानी के लिए अगर मैं इसको A0 कह दूं, तो क्योंकि मुझे ये बात समझ में आ जाए कि ये वो 0 है जो सबसे पहले A जो है जो मुझे सबसे पहले नजर आया, क्योंकि A मुझे दोबारा भी नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये A0 है। अगर दोबारा कोई दूसरा A ओवरराइट हो जाएगा तो मैं उस ओवरराइट होने वाले को 1 कह दूंगी। इसी तरह मैं इसको भी B0 कह देती हूँ कि सबसे पहली वाली B की वैल्यू है जो कि मुझे फर्स्ट टाइम मिली, और C0 भी ये सबसे पहली वाली C की वैल्यू है जो मुझे फर्स्ट टाइम मिली। तो इन तीनों वेरिएबल के अंदर इनिशियल वैल्यूज ही मौजूद होंगी, और ये इस किस तरह से हैंडल हो रही है कि इन दोनों की एडिशन मुझे कहीं ना कहीं स्टोर करनी है। ठीक है, तो एक तीसरा मेरे पास नोड होगा, और इस नोड के अंदर बेसिकली होगा क्या, इस दूसरे नोड के अंदर, ठीक है, इन दोनों की एडिशन हो रही होगी। ठीक है, अब इसकी जो यहाँ पर एडिशन होगी, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, वो आपके हाथ में। अगर आप T1 भी रख देंगे तो ये टेक्निकली कुछ गलत नहीं है, लेकिन फिलहाल मैं इसको रख देती हूँ A0 ही, ताकि हमें ये याद हो जाए कि वो वाला A है जो आपके प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले अकर हो रहा है। ठीक है, फिर दूसरा काम हम दूसरे स्टेप पर क्या कर रहे हैं, बेसिकली दूसरे स्टेप में हम ये जो A की वैल्यू ड्राइव हुई है, अब हम इस वाले A में कौन से A को रेफर कर रहे हैं, यही A। ये हमें देखना पड़ेगा कि ये A और ये A सेम है या ये A कोई और है। तो एक्चुअली इसी A की जो अभी अभी हमने वैल्यू रिसीव की है, यही वाली, इस वैल्यू में से हमें D को माइनस करना है। ये हमें साफ नजर आ रहा है। तो इसको हम किस तरह से डिपिक्ट करेंगे अपने ग्राफ के अंदर, कि एक D ले लेते हैं अपने पास, ठीक है, एक D ले लेते हैं अपने पास, और इसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी होगी। अब हमें इस वैल्यू का करना क्या है, बेसिकली इस वैल्यू को हमें माइनस करना है, और माइनस किस में से करना है, जो अभी अभी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है A की। ठीक है, यहां से मुझे एक वैल्यू मिलेगी, उस वैल्यू को मैं क्या करूंगी, उसमें से D को माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो एक वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, एक वैल्यू मुझे यहाँ से मिल जाएगी, इन दोनों के दरमियान में माइनस कर दूंगी। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकती हूँ, लेकिन ये हमें याद रखना है, यूजर ने इसका नाम B रखा था, लेकिन ये देखें कि ये B और ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर B के अंदर कोई वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पर ये ऐड हो चुकी है, किसके अंदर, B और C की वैल्यू ऐड हो चुकी है, और यहाँ पर हम दोबारा इसमें से D माइनस करके असाइन कर रहे हैं। तो लॉजिकली हमें नजर आ रहा है कि ये वाला B जो है इसकी वैल्यू कुछ और होगी, जबकि ये B जो है वो रीराइट हो चुका है। ठीक है, ये हमें नजर आ रहा है कि ये B एक्चुअली री रिटन है, ये B कोई और था और ये B कोई और है, तो इसको मैं B1 कह सकती हूँ। ठीक है, ये B1 कह देने से ये बात रेफर हो जाएगी कि एक्चुअली ये B0 कोई पुरानी वैल्यू थी और ये B1 कोई नई वैल्यू है। तो अब ये ग्राफ में जो मैं डैग बना रही हूँ, इसके अंदर इसका नाम कुछ भी हो सकता है, मगर B0 कम से कम नहीं हो सकता अगर मैंने पहले वाले को B0 कहा है तो। ठीक है, लेट सपोज अगर हमने पहले वाले B0 को B0 कहा है और पहले वाले C को C0 कहा है, तो अब जो हमने अभी अभी कंस्ट्रक्ट किया है, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन B0 नहीं रख सकते, क्योंकि B0 के अंदर वेरिएबल की वैल्यू कुछ और पड़ी होगी, और अब जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो वैल्यू एक्चुअली ओवर रिटन है। ठीक है, तो ये हमने परफॉर्म क्या किया है, ये हमने एक D लिया है, D0, इसकी वैल्यू को माइनस किया है किसमें से, जो अभी अभी हमने वैल्यू निकाली है। तो ये A भी हमने पुराना वाला यूज किया, और D जो है वो भी अभी हमने फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया, ये भी D0 था। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। अब ये C जो है, इस C की वैल्यू बेसिकली हो रही है ओवरराइट। तो इस C के अंदर और इस C के अंदर डिफरेंस होगा, यहाँ पर कोई और वैल्यू पड़ी होगी, लेकिन अब हम कुछ ओवरराइट कर रहे हैं, तो ये जो C है, ये C क्या होगा, ये C1 होगा। ये C1 नाम रखने से ये डिफरेंस क्लियर हो जाएगा कि इस C के अंदर और इस C के अंदर डिफरेंस है। यहाँ पर वैल्यू कोई और है, लेकिन यहाँ वैल्यू कोई और होगी। हालांकि दिखने में दोनों का नाम C नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली कंपाइलर के लिए ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग होना चाहिए। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसका नाम C0 या C1 रख दिया। लेकिन ये B+C के अंदर जो C मौजूद है, ये एक्चुअली वो ओल्ड वाला C है जो हम पहले यूज कर चुके हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।
बी प्लस सी के अंदर जो हम बी यूज कर रहे हैं, तो बी हमारे पास आखिरी अपडेटेड कौन सा है, B1 है मेरे पास सबसे आखिरी अपडेटेड। तो जब मैं बी में कुछ प्लस कर रही हूँ तो डेफिनेटली मैं B1 में प्लस कर रही हूँ, B0 में नहीं। और यहाँ पर C0 अगर मैं यूज कर रही हूँ तो मेरे पास आखिरी ओवर रिटन C जो है वो C0 है। तो इसलिए जो हम C0 इस इंस्ट्रक्शन के अंदर यूज कर रहे होंगे वो पुराना वाला है, लेकिन इन दोनों को ऐड करके हम स्टोर कर रहे हैं एक नए वेरिएबल के अंदर। तो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किस तरह से किया जा सकता है, ठीक है, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट इस तरह से किया जा सकता है कि मैं एक नया नोड ले लूं, ठीक है, और उस नोड के अंदर बेसिकली वैल्यू क्या आ रही होगी, करना क्या है मुझे इसके अंदर, मैं इसके अंदर कर रही हूँ प्लस, ये बात तो तय है कि कर रही हूँ मैं प्लस, लेकिन प्लस किसको करना है, एक तो मुझे बी की जो वैल्यू मैंने लास्ट स्टेप में कैलकुलेट की है उसको लेना है। तो अच्छा, पहली वैल्यू मेरी होगी ये वाली, ठीक है, जो भी मैंने अभी आखिरी बी की वैल्यू कैलकुलेट की है वो इस्तेमाल करनी है। लेकिन दूसरी चीज मुझे क्या इस्तेमाल करनी है, C0 इस्तेमाल करना है। तो एक काम मैं ये भी कर सकती थी कि मैं यहाँ से एक C0 नया ले लेती, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि एक्चुअली जो ये C0 है और ये C0 है, इन दोनों के अंदर सेम वैल्यू होगी, इधर भी वही वैल्यू है इधर भी वही वैल्यू है। तो क्यों मैं इतना अपना नुकसान करूं कि मैं यहाँ पर अलग वेरिएबल लूं और यहाँ पर अलग वेरिएबल लूं, तो मैं इसी C की वैल्यू को रीयूज कर सकती हूँ। कैसे कि मैं यहाँ पर एक साइकिल कह लें या जो भी कह लें, मैं यहाँ पर एक एज ले सकती हूँ जो कि डायरेक्ट प्लस से कनेक्ट हो रही है किसकी तरफ, C की तरफ। तो मैं यहाँ बिल्कुल ले सकती हूँ, ठीक है। ये C क्योंकि मैं इस C को ही रीयूज कर रही हूँ, इसी की वैल्यू को B में ऐड करना चाह रही हूँ, जो कि पुरानी वाली मेरी वैल्यू है जिसको मैं पहले भी B में ऐड कर चुकी हूँ, इसी को ऐड कर रही हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर ये एज ले सकती हूँ, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास आया है इसका क्या नाम है, बेसिकली इसका नाम C1 है। ऑलरेडी मेरे पास एक C पहले मौजूद था, लेकिन पिछले वाले C का नाम C0 था, अब ये नया है, इसके अंदर कोई नई वैल्यू होगी तो इसका नाम C1 मैंने रख दिया है। आखिर में मुझे करना क्या है कि ये जो D है मेरे पास, D0 पुराना वाला, ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पर जो D यूज हो रहा है पुराना वाला ही D0 यूज हो रहा है। तो इस D की वैल्यू मुझे माइनस करनी है किसमें से, A में से, ठीक है। तो A मेरे पास क्या कोई ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हाँ भाई A मेरे पास एक ऑलरेडी अवेलेबल है, वो A ही है। तो A को अभी तक मैंने रीराइट नहीं किया, तो डेफिनेटली ये भी A0 ही होगा। तो मेरे पास ऑलरेडी एक नोड के अंदर A0 की वैल्यू है, एक नोड के अंदर D0 की वैल्यू है। इन दोनों का माइनस परफॉर्म करके मुझे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना है। उस वेरिएबल का नाम मैं D1 रख सकती हूँ, क्योंकि अभी तक जो मेरे पास पुराना D है वो D0 है, ठीक है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट कैसे कर सकती हूँ, इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जा सकता है कि मेरे पास एक नया नोड आ गया, उस नोड की वैल्यू मुझे कैसे मिलेगी, माइनस करके मिलेगी, माइनस करके वैल्यू मिलेगी। इसका नाम मैं कुछ भी रख सकती हूँ, लेकिन मैं फिलहाल इसका नाम रख रही हूँ D1। अब इसमें मुझे माइनस किसको किसको करना है, A0 को माइनस करना है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये, तो मुझे इसका कोई राब्ता बनाना चाहिए A0 के साथ। तो इसके अंदर जो इस्तेमाल होने वाली पहली वैल्यू होगी वो होगी बेसिकली A0, ठीक मैम है। ऊपर प्लस वाली होगी ना, ये तो B0 है जहाँ पे आपने एरो लगाया है। सॉरी A0 पे जाना है मुझे, ठीक है। तो पहला मुझे चाहिए A0 और दूसरी वैल्यू मुझे क्या चाहिए, D0। तो दूसरी वैल्यू जो मुझे माइनस करनी है वो मुझे कहाँ से मिलेगी, वो मुझे मिल जाएगी बेसिकली यहाँ से। सही है, तो ये हमने एक्चुअली इस रिप्रेजेंटेशन को डैग में कन्वर्ट कर लिया। सही है, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन आप लोगों को, यही मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी, लेकिन आई होप कि आप लोगों ने इसको करके देखा है और इसमें आप लोगों को कोई क्वेश्चन अब होगा नहीं।
डैग में यूनिक नोड होते हैं, ये पुराना कोई जवाब है शायद किसी ने कुछ। इसमें एग्जीक्यूशन फॉलो कैसे होगा, ये किसने पूछा है, मोहम्मद फरहान। एग्जीक्यूशन फॉलो होने से मतलब एग्जीक्यूशन की सीक्वेंस कैसे पता चलेगी, ये पूछना चाह रहे हैं आप, कि किस कौन सा स्टेप पहले कौन सा स्टेप बाद में, ये बात आप पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, चलें इसके बारे में मैं आपसे आपका सवाल 2 मिनट के लिए होल्ड करती हूँ और उसके बाद मैं इसको डिस्कस करती हूँ। अच्छा जी, तो ये दोनों हमारे पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन आ गई। ये इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं 3 एड्रेस कोड, जबकि इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, डैग। जब हम ये डैग क्रिएट कर रहे होंगे तो हमें कुछ चीजें और क्लियर होगी। एक चीज हमें ये भी क्लियर होगी बेसिकली कि कुछ नोड ऐसे हैं कि जिनको हम चाहें तो ये बेसिकली इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन तो हमने क्रिएट कर ही ली है, लेकिन आपको याद होगा कि हमने एक स्टेप ये भी पढ़ा है, ऑप्शनल। बिल्कुल ऑप्शनल है जो अब मैं आपसे बात कहने वाली हूँ। यहाँ तक करना जो अभी तक हम कर रहे थे, ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बिल्कुल ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी। अगर आप ये नहीं कर रहे तो इसका मतलब है कि आप कंपाइलर नहीं बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद हमने एक ऑप्शनल फेज पढ़ा है। ऑप्शनल फेज ये है कि मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन की जा सकती है। आप चाहे अगर यूजर ने कोड अच्छे तरीके से नहीं लिखा है तो उस कोड को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। और वो ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, वो ऑप्टिमाइजेशन हम इस तरह से परफॉर्म कर सकते हैं कि हमें ये बात पता है कि ये दोनों इंस्ट्रक्शंस देखें, ये भी ए नॉट माइनस डी नॉट है और ये भी ए नॉट माइनस डी नॉट, ठीक है। तो एक्चुअली ये दोनों नोड्स जो है ये एक दूसरे का रेप्लिका ही होंगे ना, इसके अंदर भी वही वैल्यू स्टोर हो रही होगी और इसके अंदर भी कोई वही वैल्यू स्टोर हो रही होगी। जो वैल्यू हमें B1 के अंदर चाहिए वही सेम वैल्यू हमें D1 के अंदर चाहिए। तो ये देखें कि ये दो नोड्स भी रिपीट हो रहे हैं और ये दोनों एजेस भी रिपीट हो रही हैं। तो हमारे पास इसका एक बेटर अल्टरनेटिव है, वो बेटर अल्टरनेटिव क्या है उसको मैं जल्दी से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। नीचे से ही ड्रॉ करना शुरू करती हूँ कि एक मेरे पास होगा B0, एक मेरे पास होगा C0। इन दोनों की वैल्यू आपस में हो रही होंगी प्लस, इन दोनों की वैल्यू प्लस होने से मुझे जो चीज मिल रही होगी उसका नाम होगा A0, ठीक है। उसके बाद इस वैल्यू को मैं माइनस कर रही होंगी डी में से, ठीक है। डी को इसमें से माइनस कर रही होंगी और मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी B1, ठीक है। और फिर मुझे C1 नाम की एक वैल्यू मिल रही होगी, ठीक है, उसको हम कर रहे होंगे प्लस, ठीक है। लेकिन अगर हम ये देखें तो ये D1 जो है इसमें भी हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, वही चीज परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये A0 और D0 ये दोनों नोड्स भी रिडंडेंट हैं और ये दोनों एजेस भी रिडंडेंट हैं। तो हम चाहें तो इसी को नाम दे सकते हैं B1 को ही, कि यही हमारा B1 है और यही हमारा D1 है। और आप चाहे तो इसको एक ही नाम से रेफर कर लें। B1 और D1 आपके पास एक दो अलग अलग वेरिएबल्स ना हो, बल्कि एक कोई अलग वेरिएबल हो मेरे पास न्यू, और उस न्यू वेरिएबल का नाम D1 और B1 दोनों के रिप्लेसमेंट में यूज कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि मैं ऐसे कर दूं, ठीक है। बाकी डैग हमारा वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन इसके अंदर देखें थोड़ा सा ऑप्टिमाइज हो गया है।
ठीक है, और इसके अंदर हमारे नोड्स कम हो गए और एजेस भी कम हो गए। तो ये भी डैग है, ये भी डैग है, बट ये इसके अंदर हमने कोड ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई की है। तो अगर आप ये डैग क्रिएट कर पा रहे हैं तो एक्चुअली हम कौन से फेज में खड़े हैं? ये जो मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्शनल है, करना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये भी एक स्टेप हो सकता है। अच्छा, इन्होंने पूछा जैसे फरहान ने कि इससे हमें सीक्वेंस कैसे पता चलेगी। मैं इसको जरा जल्दी से रिमूव कर दूं। ठीक है, लेट्स सपोज कि हमारे पास इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन है, तो किसी स्टेज पर भी हम इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन से वापस 3 एड्रेस कोड की तरफ मूव हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आपके पास ये इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन अवेलेबल है और इससे मुझे कोड लिख कर दें 3 एड्रेस कोड, तो आप कैसे लिखेंगे? जाहिर है हमें पता है कि हायरार्की में हम सबसे नीचे से चलते हैं, तो मैं सबसे पहले सबसे नीचे वाले लीफ नोड को सिलेक्ट करूंगी। मेरे पास सबसे आखिरी लीफ है B0 और C0। ठीक है, और B0 और C0 को बेसिकली किया क्या जा रहा है? B0 और C0 को किया जा रहा है प्लस, और प्लस करके इनकी वैल्यू स्टोर कहाँ की जा रही है? A0 के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने ये परफॉर्म कर लिया। उसके बाद मुझे क्या नजर आ रहा है कि इस A0 की वैल्यू को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ D0 में से माइनस करने के लिए। तो एक्चुअली मैं A0 की वैल्यू को इस्तेमाल कर रही हूँ और इसमें से मैं D0 को माइनस कर रही हूँ, और इसकी वैल्यू स्टोर कहाँ कर रही हूँ? इसकी वैल्यू मैं स्टोर कर रही हूँ B1 के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं C1 में ये जो B में की वैल्यू मिली है, C1 में स्टोर कर रही हूँ C0 से ऐड करके। तो C1 मेरे पास है इक्वल टू, ठीक है, इसमें एक B1 को मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये आ गया B1 और माइनस दूसरा मैं C0 इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये आ गया मेरे पास C0। ठीक है, और आखिरी मेरे पास एक और स्टेप है, एक और नोड है, जहां पर हम क्या कर रहे हैं कि D1 के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर रहे हैं D1, और इसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर हो रही है? इसके अंदर पहली वैल्यू जो इस्तेमाल हो रही है वो A0 है, और A0 को बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? उसमें से माइनस कर रहे हैं, और माइनस कर क्या रहे हैं? D0। तो अगर मेरे पास ये डैग अवेलेबल है तो मैं इस डैग को देखकर दोबारा इन स्टेप्स तक पहुंच सकती हूँ। लेकिन अगर मेरे पास इस तरह का डैग अवेलेबल है तो यहाँ पर भी मैं कोड रीराइट कर सकती हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि भाई सबसे पहले मेरे पास क्या है? A0, और A0 की वैल्यू क्या है? A0 की वैल्यू है B0 प्लस C0। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है? B1 इक्वल टू A0 माइनस D0। ठीक है, ये भी मैंने परफॉर्म कर लिया, और आखिर में हम कह रहे हैं कि C1 की वैल्यू क्या है? C1 की वैल्यू है मेरे पास B1 माइनस C0, और आखिरी अगर हमें कभी जरूरत भी पड़ रही है तो हम कह रहे हैं D1 एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू क्या होगी? B1। तो ये हमने कोड को भी ऑप्टिमाइज कर दिया थोड़ा सा। ठीक है, अगर मेरे पास ये डैग अवेलेबल है तो इस स्टेटमेंट को देखकर मैं ये वाला ट्री एड्रेस कोड दोबारा निकाल सकती हूँ। क्लियर है? तो आप कभी भी किसी स्टेटमेंट से वापस डैग की तरफ जा सकते हैं और डैग से वापस 3 एड्रेस की तरफ आ सकते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हमने जो डिस्कशन की वो आप लोगों को क्लियर है? उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मैम जी। जब C1 की हमने वैल्यू ली B1 माइनस C0, हम्म, इसमें कह रही हैं? तो यहाँ
हाँ, तो यहाँ पर हम D1 भी तो ले सकते थे ना? बिल्कुल बिल्कुल ले सकते, ये बिल्कुल तो पॉसिबल है कि वो ये स्टेटमेंट्स आप इस तरह से रीराइट कर लें। ठीक है, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि हम कह दें कि D1 इज इक्वल टू P1 माइनस C0, और आप बाद में कह दें कि भाई C1 इज इक्वल टू D1। तो या तो ये दो स्टेप्स अप्लाई होंगे या ये दो स्टेप्स अप्लाई होंगे, ऐसा ही है बिल्कुल सही है मैम। सही है। और इस अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, मशीन लेवल कोड ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं, मशीन इंडिपेंडेंट कोड ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। क्योंकि जो आगे ये तो एक टेक्निक है, एक खास तरह की ऑप्टिमाइजेशन हम देख रहे हैं, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन होती इसी तरह है कि आप पहले एक ट्री या डैग को स्ट्रक्चर बनाते हैं और उस स्ट्रक्चर को बनाने के बाद आपको पता चलता है कि कहाँ कहाँ पे हमारे पास रिडंडेंसी है और कौन कौन सी चीजों को हम रिमूव कर सकते हैं, कौन कौन सी एजेस, कौन कौन से नोड्स को रिमूव कर सकते हैं और फिर आप उनको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये करें या ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास 3 एड्रेस कोड हो तो आप उसको इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर सकें, इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन हो तो उसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकें, या फिर आपके पास कोई स्टेटमेंट हो और आप उस स्टेटमेंट को उठा के 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकें। ऑल्दो ये बहुत आसान है, आप तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, इंटेलिजेंट हैं, तो इसको आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसका, अगर आप LMS पर जाएंगे तो मैंने आप लोगों से एक कोड शेयर किया हुआ है, देखा है आप लोगों ने? ये देखिए, ये जावा इम्प्लीमेंटेशन लिखी हुई है 3 एड्रेस कोड की। इसको अगर आप खोलेंगे तो आपके पास ये एक जावा कोड है। ठीक है, और ये बेसिकली है क्यों कि आप इसको कोई भी एक्सप्रेशन दें तो ये 3 एड्रेस कोड में उसको आप कन्वर्ट करके दे सकता है। तो जिन लोगों ने अभी तक प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, वैसे तो जो लोग अपना आइडिया डिसाइड कर चुके हैं प्रोजेक्ट के आखिरी फेज में, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर जिनको अभी तक कुछ समझ नहीं आया कि वो प्रोजेक्ट में क्या बनाए, तो ये जो अभी मैं आपसे चीज शेयर कर रही हूँ, इसको आप आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। थ्री एड्रेस कोड ठीक है, कोड मैंने यहाँ से उठाया, एरर नहीं है इसके अंदर कोई, इसको हम रन करते हैं। एक्चुअली इसके अंदर हो क्या रहा है, इंपॉर्टेंट चीज, इसके अंदर इन 4 ऑपरेटर्स को फिलहाल सिर्फ यूज किया गया है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अगर इन चारों में से कोई ऑपरेटर्स आपने यूज किए हुए और इनको इस्तेमाल करके आपने कोई भी कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो उसको सिंपल इजी 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर देगा। इसमें एक और मजे की बात यह है कि इसमें जैसे कि हमारा आम कंपाइलर काम करता है कि मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेसिडेंस एक ही होती है, तो इस दोनों की प्रेसिडेंस जो है वो 1 है और प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस 2 है। तो आप इसको अपडेट कर सकते हैं, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के अलावा भी कोई ऑपरेटर डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, और इनकी प्रेसिडेंस का इशू भी रिजॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें 1 2 3 4 टाइप की प्रेसिडेंस रख सकते हैं, डिवाइड की ज्यादा और मल्टीप्लाई और फिर प्लस और फिर माइनस, ये भी कर सकते हैं। और इसके अंदर एक और मसला ये है कि अगर आपको स्टेटमेंट लिखनी है तो उसके अंदर जो वेरिएबल नेम आप यूज करेंगे वो ABCD सिंगल कैरेक्टर वेरिएबल नेम इस्तेमाल करेंगे। एक कैरेक्टर को ये वो वेरिएबल समझता है और वेरिएबल के बाद अगला वो ऑपरेटर एक्सपेक्ट करता है। तो अगर आप वेरिएबल का नाम VAR या CAR ऐसा कुछ लिखेंगे तो वो उस वेरिएबल को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, अंडरस्टैंड करेगा सिर्फ ABCD नाम के वेरिएबल्स को। और इसके अंदर अभी ब्रैकेट्स की भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है, अगर आप ब्रैकेट के अंदर माइनस रख देते हैं तो ये नहीं समझ पाएगा कि मुझे उस माइनस को पहले करना है। लेकिन अगर आप इसके अंदर सिंपलेस्ट किस्म की कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, जैसे कि लिखा हुआ एंटर एन एक्सप्रेशन, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ A + B + C
माइनस डी माइनस ई माइनस एफ डिवाइड बाय जी डिवाइड बाय एच डिवाइड बाय आई मल्टीप्लाई बाय जे मल्टीप्लाई बाय के। ठीक है, मैंने देखें कितने बहुत सारे स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट के अंदर इतने सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए। तो जब मैं स्टेटमेंट लिख के फारिग होंगी तो ये मुझे उस स्टेटमेंट का बेसिकली 3 एड्रेस कोड बनाकर दे चुका है। देखिए इस सारी कहानी में सबसे पहले क्या होना चाहिए था, जो मैंने इनपुट दिया है इसमें इनपुट में सबसे पहले जो है ना ये डिविजन्स परफॉर्म होनी चाहिए, देन मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म होनी चाहिए, देन प्लस और देन माइनस, या जो भी है लेफ्ट एसोसिएटिविटी के हिसाब से जो चीज लेफ्ट पर आ रही है, अगर प्लस पहले लेफ्ट पर आ रहा है तो प्लस होगा, और अगर माइनस हो रहा है तो माइनस होगा। तो और इनको अलग अलग वेरिएबल्स में इनकी वैल्यू स्टोर होनी चाहिए 3 एड्रेस कोड के हिसाब से। तो देखिए इसी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ हमें इंटरमीडिएट रिजल्ट्स भी बता रहा है कि भाई कौन कौन से ऑपरेटर मौजूद हैं, वो किस किस लोकेशन पे मौजूद हैं। ठीक है, और देखें सबसे पहले T1 नाम का एक नया वेरिएबल क्रिएट कर रहा है, उसमें f माइनस जी एफ डिवाइड बाई जी की वैल्यू T2 के अंदर T1 डिवाइड बाई TH कर रहा है, फिर T3 के अंदर T2 डिवाइडेड बाय I कर रहा है, देन T5 के अंदर दोनों मल्टीप्लिकेशन ये परफॉर्म कर रहा है a प्लस बी। तो ये देखें बिल्कुल कैसा परफेक्टली ये स्टेटमेंट, अगर आप स्टेटमेंट सही तरीके से लिखेंगे तो उस स्टेटमेंट को बिल्कुल परफेक्टली 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर पा रहा है। ठीक है, अब आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं फॉर योर प्रोजेक्ट तो आप इसके अंदर ये कर सकते हैं कि इसके अंदर कुछ फ्लॉज भी हैं। वो फ्लॉ ये है कि अगर मैं इसके अंदर दे दूं फॉर एग्जाम्पल VAR माइनस VAR, तो अब ये देखें ये नहीं समझ पाता कि VAR माइनस VAR ये दो अलग अलग वेरिएबल्स के नाम है। ठीक है, अभी तो मैंने ऑपरेटर एक ही दिया, वरना अगर मैं मल्टीपल देती तो ये मल्टीपल नेम के वेरिएबल को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। पहली चीज, अगर मैं इसके अंदर ब्रैकेट्स दे दूं तो होना ये चाहिए, लेट सपोज अगर मैंने इसके अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर A माइनस B डिवाइड बाय C, तो मैथमेटिक्स के अंदर ये चीज बिल्कुल अलाउड है। और मैथमेटिक्स के अंदर हमारा इसका मतलब क्या है कि भाई A माइनस बी पहले करना है और C को डिवाइड बाद में करना है। लेकिन जब मैं ऐसा करूंगी तो ये एक्चुअली T1 को ब्रैकेट डिवाइड बाय C, ये इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। ठीक है, ये इसने अभी भी डिवीजन को ही पहले करवाया है और C को समझा है, और C से पहले डिवीजन से पहले इसको पहला कैरेक्टर जो मिला जो कि ब्रैकेट था, तो ये इसको एक्सप्रेशन समझा। तो ये इसके अंदर थोड़ी बहुत लिमिटेशंस भी हैं। अगर आप इसको साफ सुथरा इम्प्लीमेंट कर देते हैं, इसकी सारे मसले निकाल देते हैं, तो ये भी आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। और इसके अंदर ब्रैकेट की इंप्लीमेंटेशन ले आए, इसके अंदर वेरिएबल्स को सही तरह से अंडरस्टैंडिंग ले आए। अगर आप ये सब कर लेंगे तो इसके अंदर सिंटेक्स एनालिसिस भी हो जाएगी। बेसिकली अभी क्या है कि 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट तो कर रहा है लेकिन सिंटेक्स एनालिसिस सही नहीं कर रहा। अगर मैं स्टेटमेंट गलत दूंगी तो ये मुझे एरर नहीं दिखा रहा। तो आप इसको सही तरीके से सिंटेक्स एनालिसिस परफॉर्म कर दें कि अगर मैं इसके अंदर इनवैलिड एक्सप्रेशन दूं तो ये मुझे बता सके, और इसको ये 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर पाए, तो ये बेसिकली आपका मिनी कंपाइलर हो जाएगा। ये भी आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। इसका कोड मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ LMS पर। तो ये थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन है कि बेसिकली ये हमारे जो कंपाइलर है वो क्या करता है, किसी भी स्टेटमेंट वो लेता है और उसको 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकता है। सही है। अच्छा, आखिरी एग्जांपल इससे रिलेटेड जो आज की क्लास में हम कर रहे हैं, 3 एड्रेस कोड के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि सिर्फ 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किसको किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ 3 एड्रेस कोड में शायद हम कन्वर्ट कर सकते हैं अर्थमेटिक एक्सप्रेशन को ही। और अगर इफ एल्स फॉर व्हाइल लूप आएगा, स्विच केस स्टेटमेंट आएगी, तो शायद उसका 3 एड्रेस कोड बनना मुश्किल है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, उसको भी हम इसी तरह हैंडल करेंगे। मैं यहाँ पर न्यू ले लेती हूँ। ठीक है, मैंने अपने प्रोग्राम का कोई भी एक ब्लॉक, कोई भी एक मॉड्यूल ले लिया है और उस मॉड्यूल को मैं 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना चाह रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए मेरे पास इफ एल्स भी मौजूद है और यहाँ पर एरे रिलेटेड स्टेटमेंट्स भी मौजूद है, तो इनको भी 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसको 3 एड्रेस कोड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे कि सबसे पहले हम कह रहे हैं कि भाई 4 मल्टीप्लाई बाय आई होना चाहिए, ये सबसे पहले स्टेप में होना चाहिए। तो मेरे पास एक लीफ होगा उसके अंदर 4 पड़ा होगा और एक और लीफ होगा उसके अंदर बेसिकली आई पड़ा होगा, और आई भी आई नॉट। इसके अंदर पड़ा होगा 4 और इसके अंदर पड़ा होगा आई। ठीक है,
देन इसकी वैल्यू हम कहाँ स्टोर कर रहे होंगे, इसकी वैल्यू हम किसी t1 में या किसी भी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे होंगे, और इसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई। तो ये देखें, ये स्टेटमेंट हमने परफॉर्म कर लिए। ठीक है, इसका नाम t1 होना चाहिए। ठीक है, फिर हम दूसरे नंबर पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक कोई t2 भी होना चाहिए, और t2 एक्चुअली किसके बराबर है कि एक एरे स्टेटमेंट है, इसके अंदर a नाम का एक वेरिएबल होगा और उसकी इंडेक्स बेसिकली कौन सी है, जो अभी अभी हमने t2 कैलकुलेट किया। तो इसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं कि भाई मेरे पास एक कोई नई चीज होनी चाहिए जिसको मैं कह रही हूँ a। ठीक है, ये मेरे पास आ गया a, और अब a और t1 को इस्तेमाल करते हुए, a भी है ये a नॉट क्योंकि पहला पहला कॉपी है a की, तो अब a और t1 को इस्तेमाल करते हुए मुझे क्या करना है, मुझे ये इस तरह की स्टेटमेंट बनानी है जिससे पता चल जाए कि एक एरे का नाम है और दूसरा एरे की इंडेक्स है। तो इसके लिए मैं एक ऑपरेटर इस्तेमाल करती हूँ। आपके पास आपके कंपाइलर इम्प्लीमेंटेशन के अंदर ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, आप ऑपरेटर का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ARR रख सकते हैं जिससे पता चलता है एरे। फिलहाल यहाँ पर बुक के अंदर एग्जाम्पल के अंदर क्या फॉलो हुआ है, इन्होंने ये एक ऑपरेटर रखा हुआ है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट। अब जब भी ये ऑपरेटर है तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इस ऑपरेटर से पहले जो होगा वो एरे का नाम होगा, और इस ऑपरेटर के बाद जो आएगा वो ऑपरेटर की इंडेक्स होगी, एरे की इंडेक्स होगी। तो एक्चुअली इससे पता लग रहा है कि ए नॉट एक एरे है और उसकी इंडेक्स है बेसिकली t1। तो हम इसको इस तरह से परफॉर्म करा सकते हैं। फिर यहाँ पर एक और स्टेटमेंट है t3 इज इक्वल टू 4 × 1। आपका जी चाहे तो आप यहाँ पर एक 4 नया बनाए, एक i नया बनाए, और उनको मल्टीप्लाई करके t3 नाम का एक नया नोड बनाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो भी बिल्कुल ठीक होगा, गलत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, इसके लिए मैं इसी t1 को कह रही हूँ कि ये t1 भी हो सकता है, और इसी t1 को कह रही हूँ कि ये t3 भी कहला सकता है। ठीक है, तो मेरा t1 भी यही है, मेरा t3 भी यही है। फिर t4 में हम कह रहे हैं कि जो आपको t3 मिला है इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये इंडेक्स है बेसिकली किसकी, b नाम के एक एरे की। तो अब मुझे दोबारा यही काम करना पड़ेगा जो मैंने पहले किया, कि मुझे एक एरे इंडेक्स वाला नोड चाहिए। थोड़ा आगे कर लेते हैं, मुझे एक एरे इंडेक्स वाली नोड चाहिए ताकि पता चले कि भाई यहाँ पर जो भी चीज हैंडल होगी वो एक एरे होगा। ठीक है, और एरे का नाम क्या होना चाहिए, एरे का नाम होना चाहिए b। तो इस b के लिए मेरे पास एक नोड होना चाहिए और उस नोड का नाम होना चाहिए b। ये पहला पहला b है जिसको मैं देख रही हूँ, तो मैं इसको b नॉट कह देती हूँ एहतियातन। तो ये एरे इंडेक्स वाला नोड जो सबसे पहले रेफर करेगा वो इसको करेगा, और सेकंड नंबर पे जो रेफर करेगा वो इसको करेगा। ठीक है, वेरिएबल बी की इंडेक्स t3। ठीक है, तो ये हमने परफॉर्म कर दिया। बस आखिरी चीज कि इस नोड का नाम क्या होगा जो हमारे पास रिजल्टेंट आएगा, इसका नाम है t2 और इसका नाम है t4। ये जरा लिख देते हैं, ये जो पहला वाला था इसका नाम होना चाहिए t2, जबकि इसका नाम होना चाहिए t4। अब हम कह रहे हैं कि t2 और t4 दोनों को मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए और इनकी वैल्यू स्टोर हो जाना ही चाहिए किसके अंदर, t5 के अंदर। तो ये रहा मेरा t2, ये रहा मेरा t4, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए और इनकी वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए किसके अंदर, एक नए नोड के अंदर, और उस नोड का नाम होगा t5। तो मैं एक नया नोड बनाती हूँ। ठीक है, इस नोड के अंदर हम कर क्या रहे होंगे, इनके अंदर हम कर रहे होंगे मल्टीप्लीकेशन। और मल्टीप्लीकेशन किसकी, पहला ऑपरेंड होगा t2, दूसरा ऑपरेंड होगा t4। ठीक है, और इसकी वैल्यू का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेसिकली t5।
ठीक है। देन हमारे पास है T6। T6 भी एक नोड होगा और उसके अंदर हम क्या करें कि प्रोडक्शन नाम का, प्रोड नाम का एक वेरिएबल है और उसमें वैल्यू हम प्लस करें T5 की। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ एक मैं ले लेती हूँ प्रोड, और प्रोड में हम प्लस क्या कर रहे होंगे, प्रोड में हम प्लस करें बेसिकली T5 की वैल्यू। तो एक्चुअली यहाँ क्या हो रहा होगा, यहाँ हो रहा होगा प्लस, और प्लस किनको किया जा रहा होगा, एक प्रोड को और एक T5 को, और जहां पर ये वैल्यू होगी इस जगह को हम कह रहे हैं T6। ठीक है। तो हमने ये भी परफॉर्म कर लिया, ये भी परफॉर्म कर लिया। ठीक है। फिर हम कह रहे हैं कि जो प्रोड है उसको वैल्यू दे दो कौन सी, अब ये प्रोड रीराइट हो रहा है। ठीक है। और प्रोड को हम वैल्यू कौन सी दे रहे हैं, T6 दे रहे हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास एक ओल्ड प्रोड था, ये प्रोड नॉट था। अब हमारे पास एक प्रोड 1 है, और प्रोड 1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, T6। तो मैं इसी को T6 भी कह सकती हूँ और इसको मैं प्रोड 1 भी कह सकती हूँ कि ये मेरा ओवरराइटेड प्रोड है। अब मैं क्या कह रही हूँ कि T7 एक वेरिएबल नया होना चाहिए, और इसके अंदर क्या होना चाहिए, जो मेरी पुराना वाला आई, अब ये वही आई है जो ये वाला आई है, हमने आई को कभी ओवरराइट किया ही नहीं, तो ये पुराना वाला आई ही यूज करना है, और इस आई के अंदर प्लस क्या करना है, इस आई के अंदर प्लस करना है 1, और इसकी वैल्यू स्टोर हो जानी चाहिए T7 के अंदर। तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करना है प्लस का, क्योंकि मुझे आई के साथ करना है, इसलिए मैं जरा इसको यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है। तो एक्चुअली प्लस हो रहा है, प्लस किसको किया जा रहा है, पहला जो मिलेगा मुझे इसका ऑपरेंड वो यहाँ से मिल जाएगा, और दूसरा ऑपरेंड क्या होगा, दूसरा ऑपरेंड होगा 1। कहीं ना कहीं मुझे 1 की वैल्यू स्टोर करनी पड़ेगी, ये 1 है और ये 1 मुझे यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। और अब मैं इसको कह रही हूँ T7। ठीक है। तो ये मेरा नया नोड है, और इस नए नोड का नाम हो जाएगा बेसिकली T7। फिर मैं कह रही हूँ कि आय, अब ये आय और ये आय डिफरेंट है। अभी तक जो सारे आय चल रहे थे वो पुराने वाले थे, लेकिन अब यहाँ पर आय ओवरराइट हो चुका है। इसका मतलब है कि अब मैं जिस आय की बात कर रही हूँ वो ये नहीं होगा, वो कुछ नया होगा। तो इसके लिए मैं इसको हैंडल करने के लिए सबसे पहले इसको कह देती हूँ कि ये था मेरा आई नॉट, और अब मेरे पास होना चाहिए I1। I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू वही रखो जो T7 की है। तो इसको हैंडल करना तो बहुत आसान है कि T7 मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, मैं कह रही हूँ T7 भी यही है, और मेरा जो I1 है वो भी यही है। कॉमा लगा के भी आप लिख सकते हैं, मेरा कॉमा बहुत खराब बन रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं इसको अलग करके लिख रही हूँ। तो यही नोड है, ये I1 है, और यही नोड T7 है। और आखिर में हम क्या करें, हम कंडीशनल स्टेटमेंट चेक कर रहे हैं। अब हम आई को चेक करें कि वो 20 से लेस है या नहीं। तो आई बेसिकली ओवरराइट हो चुका है, तो अब 20 से हम इसको नहीं चेक कर रहे होंगे, इस वाले को ही चेक कर रहे होंगे। तो एक्चुअली चेक क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये वाइल भी हो सकता था, ये फॉर भी हो सकता था, ये कोई और स्टेटमेंट भी हो सकती थी। एक्चुअली हम चेक क्या कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि लेस देन तो नहीं है, लेकिन लेस देन किस के दरमियान, पहली वैल्यू हमें मिलेगी यहां से, और दूसरी वैल्यू हमें चाहिए 20।
ठीक है, आप ये लेस देन का साइन लिखना चाहें, LT लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें, ये वो ऑपरेटर है जो आपने नाम रखा हुआ है, और उस नाम से आपको पता चल जाएगा कि इसके ऊपर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है। तो बेसिकली हमने डैग बना लिया, और ये डैग अब इस तरह के 3 एड्रेस कोड का है। क्लियर है आपके पास? इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आप उसका भी 3 एड्रेस कोड आई होप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन तो नहीं है किसी को कोई? गो टू को डिटरमाइन नहीं करेंगे यहाँ पर? इस वक्त इस एग्जाम्पल में नहीं किया हुआ है, लेकिन जाहिर है कि गो टू को भी अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं डिटरमाइन करना ही पड़ेगा। तो अगला स्टेप आपका ये हो सकता है कि भाई गो टू का नाम आपने क्या रखा है, आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ पर गो टू है। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट नंबर 3 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर रिपीटेशन होगी, दोबारा से सारी चीज परफॉर्म होगी। तो एक्चुअली गो टू के अंदर ये बेसिक ब्लॉक चेंज हो चुका होगा, तो अब आप इसी ब्लॉक के अंदर दोबारा दाखिल हो रहे होंगे। ये एक अलग सिचुएशन है कि आपको ब्लॉक्स डिफाइन करने हैं कि पहला ब्लॉक कौन सा है, दूसरा ब्लॉक कौन सा है, तीसरा ब्लॉक कौन सा है। तो ये बेसिक ब्लॉक जो V2 है, ये शुरू हो रहा है T1 से लेकर और खत्म हो रहा है किस पे, इस आखिरी लाइन पर। तो हमारे पास कोई बेसिक ब्लॉक B1 हो सकता है, और वो B1 कहाँ से शुरू हो सकता है? वो B1 शुरू हो सकता है यहाँ लाइन नंबर 3, या जो भी आपकी 3 है, हमें नहीं पता 3 कौन सी लाइन है, उस 3 लाइन पर स्टार्ट हो सकता है। तो एक्चुअली इसको हैंडल तो इस तरह होना चाहिए कि आपके पास एक पहले होना चाहिए B1 और फिर होना चाहिए B2। तो ये ब्लॉक्स की प्रायोरिटी पहले डिसाइड होनी चाहिए। लेकिन अगर फिलहाल सिर्फ इसी बेसिक ब्लॉक के अंदर हम डिफाइन करना चाहें तो हम थोड़ा कर सकते हैं कि भाई गो टू कैसे करना है। इसकी वैल्यू के बुनियाद पर हमें डिसाइड करना है कि भाई हमें गो टू कहाँ जाना है। अगर आप चाहें तो उसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब वो नहीं है जो यहाँ पर हमें दिख रहा है। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं गो टू, या जो भी आपने इसका नाम रखा है, वैल्यू यहाँ से पिक करो कि भाई अगर लेस देन है या नहीं, यहाँ पर या तो 0 आएगा या तो यहाँ पर 1 आएगा, और उस बुनियाद पर डिसीजन लो 3 के लिए। ठीक है, तो हमें डिसीजन लेना है लोकेशन नंबर 3 के लिए, लेकिन ये वो 3 नहीं है जो कि हम यहाँ पर 3 1 2 3 इस्तेमाल करेंगे। 3 एक लोकेशन का नाम है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं 3 ऐसे लिख सकती हूँ कि कहीं ये ना हो कि ये 1 में 3 को प्लस कर दे या 1 में 3 को माइनस कर दे। ये हमारा नंबर नहीं है, ये कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, बल्कि ये एक्चुअली एक लाइन नंबर है जहां पर हमें रिपीट करना है। लेकिन बेसिकली असल में ऐसा होता नहीं है। जब हम ये डैग क्रिएट करते हैं तो डैग किसी भी एक पर्टिकुलर मॉड्यूल के लिए क्रिएट करते हैं। तो ये T3 से लेकर ये हमारे पास एक और मॉड्यूल होना चाहिए और उसकी रिपीटेशन अलग होनी चाहिए, उसका डैग अलग होना चाहिए। हमारे पास सिर्फ एक एज से जाहिर हो जाए कि भाई अब हम इस मॉड्यूल से इस मॉड्यूल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, बहरहाल ये एक डैग हमारे पास क्रिएट हो गया है, और आपके पास कोई भी स्टेटमेंट हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो उसकी इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन इस तरह डैग में क्रिएट की जा सकती है। इसी चीज को हम सिंटेक्स ट्री में भी दिखा सकते हैं और इसी चीज को हम डैग में भी दिखा सकते हैं। अगर सिंटेक्स ट्री होता तो ये कहीं पर भी रिपीटेशन नहीं आ रही होती। जहां जहां हमने रिपीट किया, एक नोड को 2 नाम दिए, एक्चुअली वहां पे उस नोड की कॉपी क्रिएट हो रही होती, अलग नोड्स हो रहे होते हैं। बाकी चीज सिंटेक्स ट्री में सब सेम होती। अच्छा, आखिरी पॉइंट ऑफ डिस्कशन कंक्लूड करने से पहले ये है हमारे पास कि 3 एड्रेस कोड और डैग और सिंटेक्स ट्री हमारे पास रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन ये रिप्रेजेंटेशन विजुअलाइज करने के लिए, इलस्ट्रेट करने के लिए ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हमें ये पता है कि हमें इजी से इजी रखनी है इम्प्लीमेंटेशन, जो हमें मशीन लेवल इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन रखनी है वो इतनी इजी हो, इम्प्लीमेंट करना भी इजी हो, मशीन के लिए एग्जीक्यूट करना भी इजी हो। तो ट्री रिप्रेजेंटेशन दिखने में अच्छी लगती है, दिखने में बनाने में आसान लगती है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, मशीन के लिए इतनी इजी नहीं होती। तो एक्चुअली ये हमारे सिर्फ समझने के लिए, लॉजिक एक ह्यूमन बीइंग बहुत इजीली समझ सकता है इस ट्री स्ट्रक्चर को या ग्राफ स्ट्रक्चर को देखने के लिए,
इम्प्लीमेंटेशन जरूरी नहीं है आप हमेशा इसकी ग्राफ के थ्रू करें या पॉइंटर्स यहाँ पर इस्तेमाल करें, ऐसा इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अगर आपको डैग भी बनाना है, अगर आपको सिंटेक्स ट्री भी बनाना है या 3 एड्रेस कोड भी है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कंप्यूटर के ऊपर सबसे अच्छा ऑपरेशन जो हमारे पास होता है वो होता है, या तो आप क्वाड्रपल्स क्रिएट कर सकते हैं या आप ट्रिपल्स क्रिएट कर सकते हैं। क्वाड्रपल और ट्रिपल क्या होते हैं बेसिकली? क्वाड्रपल और ट्रिपल होते हैं आपका जो भी ये डैग है या जो भी आपके ऑपरेशंस है, इनको हम किसी डेटाबेस के अंदर, टेबल के अंदर स्टोर कर देते हैं। ठीक है, टेबल के अंदर, डेटाबेस के अंदर आपके इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को स्टोर करना, उसको हम कहते हैं क्वाड्रपल। क्वाड्रपल उस वक्त कहेंगे कि अगर आपके पास एक 3 एड्रेस कोड हो और आप उसको एक टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, और वो टेबल कैसी हो, उसके अंदर 4 कॉलम है। अगर हम 4 कॉलम वाली टेबल मेंटेन करते हैं तो उस टेबल को हम कहते हैं क्वाड्रपल। लेकिन हमारे पास इसका एक अल्टरनेटिव भी है कि हम कभी कभार 3 कॉलम वाली टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं ट्रिपल्स। ठीक है, तो क्वाड्रपल और ट्रिपल ये दोनों आपके पास इम्प्लीमेंटेशंस मौजूद हैं। एक होती है क्वाड्रपल और एक होती है ट्रिपल। 3 एड्रेस कोड को स्टोर करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा तरीका यही होता है। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल के लिए आपको थोड़ा सा लेट्स सपोज ये एग्जांपल ले लेते हैं हम। कहाँ है एग्जांपल? ये ले लो। ठीक है, ये कोई स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को मुझे स्टोर करना है। इसको स्टोर करने के लिए, कंप्यूटर के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस हैं। पहली चॉइस है कि मैं स्टोर कर सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रपल, QADRUPL। क्वाड्रपल, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इसमें 4 कॉलम्स को स्टोर कर रहे होते हैं। ठीक है, फॉन्ट साइज आपको क्लियर है? क्वाड्रपल जिसमें लिखा हुआ है। जी मैम। ठीक है, तो अच्छा, अब मुझे ये बताएं सबसे पहले, अब पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्वाड्रपल में होता क्या है। क्वाड्रपल में बेसिकली हमारे पास होता है सबसे पहले ऑपरेटर। 2 ऑपरेंड्स होते हैं मैम, एक ऑपरेटर होता है और चौथा उसका रिजल्ट होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही। तो हमारे पास सबसे पहले होता है ऑपरेटर, देन होता है ऑपरेंड 1, पहला ऑपरेंड कौन सा होगा, देन होता है हमारे पास ऑपरेंड 2, दूसरा ऑपरेंड कौन सा होगा, और लास्ट में हमारे पास होता है रिजल्ट। हमेशा इस 4 कॉलम को हम मेंटेन कर रहे होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये लेट सपोज कि ये मेरी आ गई कौन सी टेबल? क्वाड्रपल वाली टेबल। तो मुझे आप ये बताएं कि अगर ये मेरी इंस्ट्रक्शन है, ये मेरी स्टेटमेंट है, तो इस स्टेटमेंट के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी किस ऑपरेटर की है? अगर ये, जी वैसे तो मल्टीप्लाई की होती है। वैसे मल्टीप्लाई की होती है, लेकिन आपको पता है कि माइनस जो है वो 2 तरह से इस्तेमाल होता है। एक माइनस होता है बाइनरी ऑपरेटर और एक माइनस होता है यूनरी ऑपरेटर। इस वक्त जो माइनस है वो यूनरी ऑपरेटर है। ठीक है, ये सी में माइनस किस में से कर रही है, तो सोचने की बात है ना। अगर ये माइनस माइनस ऑपरेटर है तो इसके एक लेफ्ट हैंड साइड पर होना चाहिए ऑपरेंड और एक राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो इसके राइट हैंड साइड पे तो हमें नजर आ रहा है सी, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब है कि ये जो माइनस है ये यूनरी ऑपरेटर है। तो यूनरी ऑपरेटर की प्रेसिडेंस हमेशा सबसे हाई होती है एज कम्पेयर टू बाइनरी ऑपरेटर। तो ये जो माइनस है ये आम माइनस नहीं है, बल्कि क्योंकि यूनरी ऑपरेटर है इसलिए इस वक्त इसकी प्रेसिडेंस सबसे हाई होगी।
ठीक है, तो आप चाहें तो ये माइनस लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये माइनस लिख देंगे तो पता है क्या होगा, इससे एम्बिगुइटी ये हो जाएगी कि हम समझेंगे बाइनरी ऑपरेटर। तो सबसे पहले तो हमें माइनस नहीं करना है, लेकिन ये क्योंकि यूनरी ऑपरेटर है तो इसका नाम आपको कुछ और रखना पड़ेगा। एक बाइनरी ऑपरेटर और एक यूनरी ऑपरेटर जो कि माइनस वाला है, उसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपका इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा। तो बुक के अंदर इसका नाम माइनस रखा हुआ है, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये डिफरेंशिएट ये कर रहा है कि ये वो वाला माइनस नहीं है जो a प्लस a माइनस बी होता है, ये एक्चुअली यूनरी ऑपरेटर है। और ये अप्लाई किसके ऊपर हो रहा है, ये अप्लाई हो रहा है c के ऊपर, ठीक है। तो इसमें दूसरा कोई ऑपरेंड होगा ही नहीं। अगर एक माइनस c लिखा हुआ है तो माइनस c में, ठीक है, अगर एक माइनस c हमने लिखा हुआ है तो देखिए ना, इसके अंदर हमारे पास कोई दूसरा ऑपरेंड होता है और ना इसके अंदर हमारे पास रिजल्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला कॉलम भी सेल खाली रहेगा और ये वाला सेल भी खाली रहेगा माइनस सी के लिए। तो एक्चुअली हमने किसको एड्रेस कर दिया, ये आखिरी वाले माइनस सी को एड्रेस कर दिया, ठीक है। फिर हमें सेकंड नंबर पर क्या करना है, इस माइनस सी की वैल्यू को एक्चुअली नहीं, इसको स्टोर तो बेसिकली करना पड़ेगा, सॉरी, इसको स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि हम बना रहे हैं क्वाड्रपल, तो इसको स्टोर करना पड़ेगा t1 के अंदर। एक वेरिएबल ले लिया और उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू कौन सी स्टोर होगी, उस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगी वैल्यू माइनस सी। चले यहाँ तक ठीक है। अब ये t1 स्टोर क्यों किया था, कि इसलिए कि अब हमारे पास अगला ऑपरेटर होगा मल्टीप्लाई, अगला काम करना है हमें मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मल्टीप्लिकेशन किन दो के दरमियान करनी है, पहला ऑपरेंड तो हमारा b होगा, लेकिन b को मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, T1 के साथ करना T1 पड़ेगा। t1 के साथ, अभी अभी जो हमें मिल गया, ठीक है। तो हमारा दूसरा ऑपरेंड होगा t1 और इसका रिजल्ट आप कहीं और स्टोर कर दें, आपके हाथ में वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं t2 रख देती हूँ, ठीक है। तो अब हमने ये ऑपरेशन इस तरह परफॉर्म कर लिया, क्योंकि इसी ऑपरेशन की रिपीटेशन है, आप चाहें तो यही ऑपरेशन रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक और माइनस आ गया और माइनस सी, और इस बार मैं इसकी वैल्यू किसमें स्टोर कर रही हूँ, t3 के अंदर स्टोर कर रही हूँ। और फिर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास मल्टीप्लिकेशन नाम का एक ऑपरेटर है, ठीक है। और मल्टीप्लाई किसको कर रही हूँ, b को कर रही हूँ, किसके साथ, t3 के साथ कर रही हूँ। और इसका रिजल्ट कहाँ पर स्टोर हो रहा है, इसका रिजल्ट बेसिकली स्टोर हो जाएगा t4 के अंदर, ठीक है। और फिर हम क्या कह रहे हैं कि आखिर में क्या होना चाहिए, कि जो t2 के अंदर वैल्यू आई है और जी t4 के अंदर वैल्यू आई है, इन दोनों को ऐड हो जाना चाहिए। तो हमारा आखिरी ऑपरेटर यहाँ पर क्या है, प्लस, ठीक है। और प्लस हम किसको कर रहे हैं, मेरा पहला ऑपरेंड क्या होगा, t2, और दूसरा ऑपरेंड क्या होगा, T4 t4, ठीक है। और इसकी वैल्यू स्टोर कहाँ हो रही होगी, A कर दें या कोई और वेरिएबल ले लेंगे। ठीक है, ए भी कर सकते हैं, बिल्कुल ए भी कर सकते हैं, या मैं इसको फिलहाल कर देती हूँ t5, एक वेरिएबल ले लिया और उसके अंदर मैं इसकी वेरिएबल को की वैल्यू को स्टोर कर रही हूँ। इस केस में अगर मैंने t5 कर दिया तो मुझे आखिर में क्या करना चाहिए, मुझे इक्वल टू लिखना चाहिए, और इक्वल टू के लिए पहला ऑपरेंड क्या है, पहला ऑपरेंड होगा मेरा T5 में ए, ए ना पहला तो, और फिर t5, ऐसा ना, या पहले t5 फिर ए इक्वल टू t5 करना है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड पर जो हमारा आएगा वो आएगा ए, और राइट हैंड साइड पर आएगा टी। मैम, लेकिन A तो हमारा जो है वो रिजल्ट है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ए चाहें तो ये भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरह से अपडेट खत्म कर दें और आप कहें कि मैं इसको t5 में स्टोर नहीं कर रहा, बस t2 और t4 को ऐड किया जाए तो इसको ए में स्टोर कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। नहीं मैम, असाइनमेंट जो कर रहे थे ना, तो मतलब जो लास्ट स्टेप में हमने किया था, मतलब ये जो ऑपरेटर इक्वल है वो यही हो, और जो ऑपरेटर 1 में है वो T5 हो जाए। देखिए आपको और लिखना रिजल्ट ये, हाँ स्टोर आपको करना आपके हाथ में, लेकिन हमें लिखना है ए, सॉरी, ए इज इक्वल टू 5 या ए इज इक्वल टू t5। तो अब इसमें ऑपरेटर तो यही आएगा। अब आप ए को ऑपरेंड 1 में रखना चाहते हैं या बी को ऑपरेंड 1 में रखना चाहते हैं, मुझे तो लगता है कि पहला जो है वो ऑपरेंड 1 में आना चाहिए और दूसरा ऑपरेंड
में आना चाहिए। अगर ये इक्वल टू ऑपरेटर है, इक्वल टू को अगर आप एज एन ऑपरेटर ले रहे हैं तो फिर ये दोनों तो इसके ऑपरेंड हुए ना। मैम मैं ये कह रहा हूँ कि ए को जो है ना हम रिजल्ट वाले कॉलम में नहीं रख सकते। इस केस में मैं वही कह रही हूँ कि अगर आप इसको यहाँ पर रिजल्ट वाले कॉलम में रख देंगे तो इसका मतलब है कि इक्वल टू यूनरी ऑपरेटर है। पहले मुझे ये बताएं कि आपके लिए इक्वल टू क्या है, यूनरी ऑपरेटर है या बाइनरी ऑपरेटर? बाइनरी है मैम। ठीक है, यहाँ पर तो ऐसे ही हुआ हुआ है, यहाँ पर इन्होंने यही किया हुआ है कि इन्होंने ए को रिजल्ट वाले कॉलम में लिखा है, लेकिन अगर मैं ले रही हूँ ए को एज अ यूनरी ऑपरेटर, ये इस वक्त जो हुआ हुआ है ये यूनरी ऑपरेटर की तरह हुआ हुआ है कि मेरे पास जो है इक्वल टू है और इक्वल टू के बाद मेरे पास पहला ऑपरेंड है T1 लेकिन दूसरा कोई ऑपरेंड ही नहीं है और रिजल्ट आएगा ए में। तो अगर यही करना था तो ये तो हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। सबसे बेहतर है कि आप यहाँ पर ही कर लें कि इसकी वैल्यू आप स्टोर करा दें ए के अंदर। लेकिन अगर आप इसको एज एन ऑपरेटर रख रहे हैं कि भाई मेरा एक ऑपरेटर है इक्वल टू, तो उसका पहला ऑपरेंड क्या है और उसका दूसरा ऑपरेंड क्या है, तो यहाँ पर तो इसको एज अ बाइनरी ऑपरेटर हमें ट्रीट करना चाहिए ना। या फिर हम कह रहे हैं कि भाई ये इक्वल टू एक यूनरी ऑपरेटर है और इसकी सिर्फ लेफ्ट साइड पर वैल्यू होगी, राइट साइड पर नहीं होगी। तो या तो आप ऐसे कर दें, मेरे नजदीक इसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि या तो आप इसको ऐसे कर दें कि T1 और T4 को आप प्लस करें और इसकी वैल्यू आप ए में स्टोर करा रहे हैं, तो आप यही काम कर रहे हैं। या फिर अगर आप कह रहे हैं कि नहीं भाई मेरा अगला ऑपरेटर मुझे स्टोर रखना है, इक्वल टू है, ठीक है, तो उसका पहला ऑपरेंड क्या होना चाहिए भाई? उसका पहला ऑपरेंड जो है वो T होना चाहिए और उसका दूसरा ऑपरेंड ये करना चाह रहे हैं। बहरहाल बुक ने जो किया हुआ है, अगर आप बुक के सॉल्यूशन को, मेरे नजदीक तो ये इतना काफी है, ठीक है, जो आपने ये कर दिया ये बिल्कुल वही काम करेगा जो आप इससे करवाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर ये है तो बुक के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इन्होंने इसको ऐसे ही किया हुआ है कि इन्होंने इसको इक्वल टू लिखा हुआ है, एज अ यूनरी ऑपरेटर कंसिडर किया हुआ है और इसके साथ सिर्फ एक ही ऑपरेंड दिया हुआ है और रिजल्ट में ए लिखा हुआ है। तो आप चाहें तो उसको ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, हम चाहें तो इसको एक स्टेप आगे लेके जा सकते हैं, वो ऐसे कि हम इसके अंदर से इन दोनों कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं, इन दोनों रोज को, ठीक है, क्योंकि रिडंडेंसी है। हमने -c किया, उसकी वैल्यू को T1 में स्टोर किया, फिर b इंटू T1 हमने कैलकुलेट किया और उसको T2 में स्टोर किया। अब दोबारा ये स्टेप करते हुए एक्चुअली रिपीटेशन ही हो रही है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो T2 और T4 आपस में प्लस हो रहे थे, तो हमें बेसिकली क्या कर सकते हैं, T2 और T2 को ही आपस में प्लस कर सकते हैं। तो ये हमने ऑप्टिमाइजेशन परफॉर्म कर दी बेसिकली, ठीक है। जो काम पहले 5 से 6 रोज के अंदर स्टेप्स के अंदर हो रहा था, वो ही हमने एक स्टेप के अंदर, अब ये हमें बहुत कम इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जरूरत है और इस कम इंफॉर्मेशन को स्टोर करके हम दोबारा इसको रीराइट कर सकते हैं। जब हम इस कोड को रीराइट करेंगे तो हम इसी स्टेटमेंट तक पहुंचेंगे। ये भी आपका क्वाड्रुपल हो सकता है और ये एग्जैक्टली वही काम कर रहा है, कम वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहा है और कम डेटा को स्टोर कर रहा है। सही है। ठीक है, फिर हमारे पास एक चीज होती है ट्रिपल्स। ठीक है, क्योंकि ये टेबल भी बड़ी है, अगर हम पुरानी वाली टेबल की तरफ ही चले जाएं तो एक्चुअली ये टेबल भी काफी बड़ी है, क्योंकि इस टेबल के अंदर हम 4 कॉलम्स को स्टोर कर रहे हैं और बहुत सारा डेटा स्टोर कर रहे हैं। तो इसको हम और कम, इसका साइज छोटा कर सकते हैं, वो ये कि इसकी लोकेशन को हम जरा ध्यान में रखें। ठीक है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ऑपरेटर है, ठीक है, और ऑपरेटर के बाद मेरे पास ऑपरेंड 1 है और ऑपरेंड 2 है।
इसका रिजल्ट मुझे कहीं स्टोर करने की जरूरत ही नहीं, रिजल्ट के लिए मैं लोकेशन को ही रेफर कर लूंगी। तो ये मेरे पास लेट सपोज लोकेशन नंबर 0 है, ये लोकेशन नंबर 1 है, लोकेशन नंबर 2 है, लोकेशन नंबर 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन। तो अब मेरे लिए ये है, तो ठीक है, ये है तो मेरे लिए इसी तरह इक्विवेलेंट ही टेबल, लेकिन इसके अंदर मुझे डेटा को कम स्टोर करने की जरूरत है। यहाँ पर बस मैंने लोकेशंस को इग्नोर किया था, लेकिन यहाँ पर मैं लोकेशंस को याद रख रही हूँ, तो इसका फायदा ये होगा कि मुझे रिजल्ट के लिए अलग से वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि इस रिजल्ट को मैं इस लोकेशन के नाम से ही रीयूज कर सकती हूँ। तो अब अगर मुझे ऐसा करना है तो मैं कह सकती हूँ कि भाई माइनस करना है सी को, ये यूनरी ऑपरेटर है, हमें माइनस सी, इसकी वैल्यू कहाँ पर पड़ी होगी, इसकी वैल्यू लोकेशन नंबर 0 पर पड़ी है। तो अब मुझे दूसरी दफा क्या करना है, बी को मल्टीप्लाई, ये हमने पहले भी किया था बी को मल्टीप्लाई, लेकिन अब किसके साथ करना है, अब T1 तो हमारे पास है नहीं, कोई वेरिएबल तो है नहीं कि जिस वेरिएबल से हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर हम इस लोकेशन को लिख सकते हैं, ठीक है, कि 0 इंडेक्स पर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है बेसिकली उसको आप बी से मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पर इस तरह से अगर हम लिखेंगे तो एक कॉलम हमारा कम हो जाएगा, डेटा कम स्टोर करना पड़ेगा, थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगा। फिर दोबारा आप यही कर सकते हैं कि भाई हमें माइनस सी आइडेंटिफाई करना है, और माइनस सी आइडेंटिफाई करने के बाद हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है किससे, बी से, और बी से मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें उसकी वैल्यू कहाँ, बी से किसको मल्टीप्लाई करना है, जो चीज लोकेशन नंबर 2 पर मौजूद है, लोकेशन नंबर 2 पर जो भी वैल्यू है उसको हमें बी से मल्टीप्लाई करना है। और आखिर में जो हमें प्लस करना है वो प्लस किसको करना चाहिए, प्लस करना है उन दो वैल्यूज को प्लस करना है उन दो वैल्यूज को जिनमें से पहली वैल्यू हमें मिल जाएगी लोकेशन नंबर 1 पर, और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी हमें लोकेशन नंबर 3 पर। और इस प्लस की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, इस प्लस की वैल्यू स्टोर हुई होगी 4 पर, ठीक है। तो ए को वैल्यू क्या असाइन हो जाएगी, बेसिकली ए को वैल्यू वो असाइन हो जाएगी जो कि हमारे पास मौजूद है लोकेशन नंबर 4 के ऊपर, ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर। अगर बाइनरी है तो, अगर बाइनरी है तो इसका पहला ऑपरेंड है ए, और इसको वैल्यू कौन सी मिलनी चाहिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड पर क्या आएगा, वो चीज जो कि हमारे पास लोकेशन नंबर 4 पर मौजूद हो। तो ये हमारे पास आ गया, इसको हम कहते हैं ट्रिपल्स। ट्रिपल इसलिए क्योंकि ये टेबल का साइज काफी छोटा है और इसके अंदर एक कॉलम कम होता है। और अगेन इसको भी हम फर्दर चाहें तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए कि हमारे पास ये दोनों लोकेशन ना हो, इसको हम खत्म कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं कि प्लस बेसिकली कर सकते हैं किसको, लोकेशन नंबर 1 पर जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको प्लस कर सकते हैं किससे, लोकेशन नंबर 1 से ही, ठीक है। और आखिर में हम कह सकते हैं कि भाई इक्वल कर 2 कर दो किसको, ए को वैल्यू दे दो वो कौन सी जो कि पड़ी हुई है लोकेशन नंबर 2 पर। तो ये काफी हद तक ऑप्टिमाइज भी हो सकता है। तो 3 एड्रेस कोड या इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन को कंप्यूटर पर इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्वाड्रपल्स या ट्रिपल हो सकती है। जो आपके लिए इम्प्लीमेंटेशन इजी रहे वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वाड्रपल की इम्प्लीमेंटेशन आ गई और ये हमारे पास ट्रिपल की इम्प्लीमेंटेशन आ गई। कोई सवाल? यहाँ पर हमारा कोर्स कवर हो जाता है। बस यही चीजें हैं जो आपको फाइनल एग्जाम के लिए तैयारी करनी है जिनकी, और प्रैक्टिस रखनी है। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।
क्लियर है? नहीं है क्वेश्चन? मैम आपसे बात करनी है प्रोजेक्ट से रिलेटेड, सब यहाँ से चले जाएं तब। सब चले जाएं उसके बाद तो बेटा ये सेशन तो रिकॉर्ड हो रहा है। आप जो है वो मुझसे पर्सनली बात कर लीजिएगा। इस बार कोर्स बड़ा हो गया है मैम। ठीक है बेटा, जरूर बड़ा हुआ होगा, लेकिन मैं तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा कुछ मांग ही नहीं रही हूँ। आप ना बनाए प्रोजेक्ट, मैंने तो कहा ही नहीं आपसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आपको नहीं बनाना है, आप नहीं बनाए, आप सिंपल मुझे वो करके दे दें ना, एक ग्रामर प्रपोज करके दे दें, उसके ऊपर लेफ्ट फैक्टरिंग, एम्बिगुइटी रिमूव करें, ये सब स्टेप्स परफॉर्म करके वो बना कर दे दें। एक दिन का काम है, चंद घंटों का काम है, 1 से 2 घंटे का काम दिया मैंने आपको, कोई मुश्किल काम दिया ही नहीं है। कोर्स भी हमारा बहुत जल्दी कवर हो गया है, तो आप सिर्फ एक दिन लगाएंगे, अपना पूरा संडे दे दें तो भी हो जाएगा। कोई एक दिन दे देंगे तो हो जाएगा। कोई लंबा काम अगर मुझे लगे ना कि हाँ भाई मैंने आपसे कोई बहुत मुश्किल काम कह दिया जो आपसे नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बिल्कुल टाइम दे देती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको सिर्फ लग रहा है। आप जिस दिन बैठेंगे आपको पता लगेगा 1 से 2 घंटे का काम है। बाकी रह गया, हाँ प्रोजेक्ट आपको टाइम पर जमा कराना है। प्रेजेंटेशन के बारे में मैंने आपको छूट दे दी कि चलें ठीक है आप अपना काम कर लें, 30th तक 31st तक कंप्लीट करें, और उसके बाद प्रेजेंटेशन जो है वो आप उसी वक्त मुझे डायरेक्टली दे दीजिएगा लाइव ही, जब हमारा लाइव सेशन होगा। मैम मेरी रिक्वेस्ट थी कि अगर आप थोड़ा फाइनल का जो है ना हमें आइडिया दे देते। क्या फाइनल का? बिल्कुल वैसे ही, अल्लाह ना करे कि पेपर चेंज हो। पिछली दफा जो आया पेपर जो है वो इत्तेफाक से बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है वैसा ही आ गया जो हमने सबमिट किया था। तो सिंपल यही होता है पेपर। उसके अंदर जैसे मैं आपको ऑटोमेटा में और कंपाइलर के फर्स्ट मिड में दे चुकी हूँ। हमने क्या क्या पढ़ा है फर्स्ट मिड के बाद? लेक्सिकल एनालिसिस के बाद हमने सिंटेक्स एनालिसिस पढ़ा है। सिंटेक्स एनालिसिस में पार्सिंग यस टेबल है, मैम, पार्सर्स भी पढ़े हैं। ठीक है ना? तो कोई ग्रामर दूंगी उसके बारे में आपसे कहूंगी कि ये वाली पार्सिंग टेबल बनाकर दें। हो सकता है कि ग्रामर गलत दे दूं, इनवैलिड के, फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ LL1 पार्सिंग टेबल बनाए और वो ग्रामर ही इनवैलिड हो और पार्सिंग टेबल बने ही ना। या दूसरे केस में अगर लॉन्ग क्वेश्चन होगा तो ऐसा हो सकता है कि भाई आप उसकी पार्सिंग टेबल बनाए पूरी, फर्स्ट एंड फॉलो सेट कैलकुलेट करें। या मैं आपसे कहूँ LL1 नहीं बनाए पार्सिंग टेबल, आपको कोई दूसरा पार्सिंग टेबल दे दूं, SLR दे दूं, ठीक है, LALR दे दूं, तो सारे पार्सिंग एल्गोरिथम आपको याद होंगे, तो आपका एक क्वेश्चन तो सिंपल यही हो सकता है कि आपको कोई ग्रामर के हिसाब से पार्सिंग टेबल मैम बनाना कोर्स का रेशो क्या रखेंगे आप फाइनल और फर्स्ट मिड का? 20% से भी कम, 20% जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। हाँ, और सिमेंटिक एनालिसिस में अगेन सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं, तो कोई छोटी मोटी ग्रामर दे सकती हूँ, सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन लिखने को दे सकती हूँ, या सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन मैंने आपको खुद से दे दिया, आपसे सिंटेक्स ट्री बनाने को कह सकती हूँ कि भाई ये ग्रामर है, ये इसकी डेफिनेशन है, तो आप जरा मुझे सिमेंटिक ट्री तो बनाकर दिखाएं कि इसमें क्या सिमेंटिक ट्री बनेगा। इंटरमीडिएट कोड जनरेशन में यही डैग बनाने को कहा जा सकता है, 3 एड्रेस कोड बनाने को कहा जा सकता है, ट्रिपल क्वाड्रुपल बनाने को कहा जा सकता है। यही पेपर का पैटर्न होगा। ये सारे हैं प्रैक्टिकल सवाल, एक दो जाहिर है कि थ्योरेटिकल भी मैं जरूर दे देती हूँ, कि ताकि अगर किसी की प्रैक्टिस इन चीजों पे अच्छी ना हो तो वो थ्योरेटिकली जवाब दे सके, लेकिन थ्योरी कम होगी जाहिर है, और प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही ज्यादा होंगे। इजी पेपर होता है, आप अच्छी तैयारी करके आएंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। मैम वो एक यस फार्मूला मैम। पढ़ा था जो लेफ्ट रिकर्जन वाला, उससे भी लेफ्ट, दे देना 2-3 सवाल। हाँ बिल्कुल हो सकता है, उससे क्यों नहीं हो। जो चीज हमने पढ़ी है वो जरूर आएगी इंशाल्लाह। अब कितने होंगे, अब सारे मैं 2-3 उसमें से दे दूं तो ये तो गलत हो जाएगा, तो हर नहीं जो, मतलब वो भी डेफिनेटली आएगा बिल्कुल। इक्वेशंस जैसे थे। हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी बिल्कुल आएगी, लेफ्ट फैक्टिंग परफॉर्म करना आएगी। और सबसे ज्यादा तो यही है कि अगर आपकी जो लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर है, आपको LL1 पार्सिंग टेबल बनानी है तो आप बना सकते हैं। अगर उसके अंदर लेफ्ट रिकर्जन रिमूव करें तो उसकी बन जाएगी पार्सिंग टेबल LL1। ठीक है। मैम ग्रामर कोई ऐसी नहीं मिल रही, कैसी? सागर थोड़ा समझाएंगे कैसी ग्रामर नहीं मिल रही?
मैम मतलब ग्रामर कोई भी हो, मतलब जैसे आपने मतलब क्लास में कराया था, या मतलब इफ वाइल या वाइल लूप, मतलब इसके हिसाब से मतलब ग्रामर होनी चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं आप? रिपोर्ट की, जो प्रोजेक्ट के बदले आपको यस जमा कराना? यस मैम, रिपोर्ट के लिए मतलब ग्रामर मतलब कोई भी हो, मतलब नेट से या कहीं से, मतलब नहीं नहीं, स्लाइड्स नेट वगैरह से से। नहीं। देखें, अगर आप सिर्फ लेफ्ट फैक्टरिंग, लेफ्ट रिकर्जन ये सब रिमूव करना चाह रहे हैं, यही स्टेप्स परफॉर्म करना चाह रहे हैं, तो अगर आप इंटरनेट से कोई ग्रामर लेंगे तो उसपे तो सब कुछ हुआ हुआ है कि वो ग्रामर आपको लेफ्ट रिकर्जन, लेफ्ट फैक्टरिंग सब रिमूव हुए में मिल जाएगी। ग्रामर एटलीस्ट आपकी अपनी हो, छोटी सी ग्रामर लिख दें किसी भी चीज की, छोटी सी ग्रामर अपनी तरफ से प्रपोज करें कि भाई लेट सपोज के रोमन नंबर है, उसकी ग्रामर ये होती है, या लेट सपोज कोई किस चीज की ग्रामर हो सकती है, एसक्यूएल की कोई क्यूरी उसकी ग्रामर है, या लेट सपोज कोई भी छोटी सी इंस्ट्रक्शन ले ली जो इंटरनेट पर जो ग्रामर अवेलेबल ना हो, कोई भी ग्रामर 5-6 प्रोडक्शंस की आपने खुद से प्रपोज की और उस ग्रामर को लेकर आपने उस पे लेफ्ट रिकर्जन, लेफ्ट फैक्टरिंग सब परफॉर्म करके दिखा दी। कुछ तो करेंगे ना। अगर अगर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे और अगर सिर्फ ये स्टेप्स ही मुझे करके दिखा रहे हैं, तो ये स्टेप्स तो आपको इंटरनेट पर सब जगह हुए में मिल जाएंगे। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो नहीं परफॉर्म होगी। तो कम से कम ग्रामर खुद से ले लें। कौन सी ऐसी चीज है? अब देखिए 40 मार्क्स हैं, समझ रहे हैं ना आप? 40 मार्क्स जो मुझे आपको देने हैं आपकी एक्टिविटीज के ऊपर, तो मैं असेस तो करूँ ना कि आपको आता क्या है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ भी नहीं आ रहा और मार्क्स मिल जाए। तो आपको ये बात जस्टिफाई मुझे साबित करना पड़ेगा कि आपको आ गया है, तभी तो ये मार्क्स मिलेंगे ना। तो आपको या तो ये स्टेप्स परफॉर्म करके दिखा के, परफॉर्म करके, क्योंकि अगर इंटरनेट की मैं कोई ग्रामर दे दूं तो उस पे तो ये सब कुछ आपको हुआ में मिल जाएगा। इतना पुराना मेच्योर सब्जेक्ट है कंपाइलर कंस्ट्रक्शन कि अगर मैं कोई भी ऐसी ग्रामर आपको पुरानी कहूँ तो उस पे सारे स्टेप्स आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पर। ठीक है, तो कम से कम उस केस में आपकी ग्रामर आपकी अपनी हो। और अदरवाइज अगर ये मुश्किल लग रहा है तो आप एक पार्सर बना लें। अब इससे ज्यादा क्या आसानी की जाएगी? बिल्कुल आसान प्रोजेक्ट है, आप बिना वजह टेंशन ले रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा सा टाइम देने की बात है, सुकून से बैठे, हो जाएगा इंशाल्लाह। मैम मैम पार्सर के लिए हम टेक्निक्स अपनी अपनाएंगे, मॉडिफिकेशन होंगे, बाकी कोड तो उसका भी हमें नेट से ही मिलेगा ना। बिल्कुल एग्जैक्टली लेकिन उसके अंदर आपको थोड़ी बहुत अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। छोटा अगर आपने बिल्कुल सेम उठा लिया है तो जाहिर है मुझे पता लगेगा, मैं कहूंगी आपने इसमें क्या किया, तो आप मुझे जस्टिफाई करेंगे कि ओके भाई मैंने इसमें ये किया, ये काम किया है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको 3 ओके ये एड्रेस वाला दिखाया, तो 3 एड्रेस वाला कोड यस इंटरनेट से मिल गया। मैंने कहा भाई ठीक है, आपको ये मिल तो गया, लेकिन इसमें आपने क्या किया? आप कहे भाई इसमें ये वाला ऑपरेटर पहले एड्रेस नहीं हो रहा था, मैंने कर लिया, या इसमें ब्रैकेट पहले सॉल्व नहीं हो रहे यस थे मैंने, मैम, या ये स्टेटमेंट को चेक नहीं कर। अंडरस्टूड। हाँ मैम पार्सर के लिए तो अपनी CFG नहीं बनानी होगी ना। नहीं, उसके लिए बिल्कुल अपनी सीएफजी नहीं बनानी है। अगर आप पार्सर बना रहे हैं तो बनी बनाई सीएफजी का पार्सर उठाएं, लेकिन उसके अंदर कोई नई अपनी तरफ से कोई भी छोटी सी कंट्रीब्यूशन डाल दें, और कुछ नहीं तो सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन ही लिख दें उसकी। अच्छा सही है मैम। हेलो। जी हाँ मैम, अगर उसमें सिंटेक्स पार्सर में अगर हम खुद से मतलब कर रहे हैं शुरू से ही हर चीज़, तो ओके है ना? खुद से ही हर चीज, मतलब हाँ बिल्कुल सही पार्सर। मतलब उसमें मतलब है ना, जैसे अभी धीरज ने कहा कि कुछ में भी इंटरनेट से हो, तो अगर हम कोई मतलब उसमें जो होती है ना एक पार्सिंग के लिए जो शुरू में हम लिखते हैं कि भाई सी जो उसको वैलिड करती है, सिंटेक्स को वैलिड कर रही होती है, तो वो भी हम अगर कुछ खुद की बना रहे हैं तो फिर तो सही है ना उसका? हाँ हाँ, मतलब मॉडिफिकेशन उसमें क्या होगी फिर? तो वो खुद की है ना हमारी सारी चीजें उसमें। मैं फिर दोबारा प्लीज थोड़ा सा एलेबोरेट करें, क्वेश्चन नहीं समझ पाई। मैम अभी जैसे देखें धीरज ने कहा कि कुछ होती है ना, जैसे आपने कहा कि आपको चाहिए इंटरनेट से मिलेगा मॉडिफिकेशन कोड, ठीक है। अगर जी, अगर अगर हमने खुद ही लिखा है, क्योंकि हम जो बना रहे हैं ना वो ऐसे है कि जो जावा का होता है, मतलब उसका जो लिखा होता है ना उसकी, उसमें अगर कोई चीज लिखी हुई है तो हमने उसके जावा लिए लैंग्वेज में कुछ भी लिखा हुआ है, ओवरऑल पूरा जावा का कंपाइलर नहीं, बनाया। सारी जावा तो नहीं कर सकते हम, जाहिर सी बात है, अच्छा। सारी तो नहीं हो सकती कवर। तो अभी उसमें जैसे होती है ना उसकी मेन स्ट्रक्चर होती है शुरू वाली क्लास की, फिर उसके अंदर कुछ लिखा होता है, और फिर उसमें अभी हमने ये किया है कि अंदर जो लिखा होता है जैसे स्टेटमेंट्स होती हैं उन पे सेमेंटिक एनालिसिस हो गया। तो ये चीजें अगर हम खुद से करें और उनकी हमने CFG भी थोड़ी बहुत लिखी हुई है, जो जो उस पर्टिकुलर जो हमने मतलब डिसाइड किया है जो पार्स होगा, तो उसके लिए लिखा हुआ है हमने। हम्म। मतलब अब इसमें कोई मॉडिफिकेशन तो नहीं होनी, मतलब क्योंकि वो हम खुद बना रहे हैं ना सारी चीजें।
वो आप खुद बना रहे हैं, इंटरनेट से नहीं लिया आपने? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं, नथिंग। तो बस फिर तो फिर मसला ही खत्म। फिर तो आपको कहीं जस्टिफाई करने की जरूरत ही नहीं। जस्टिफाई करने की जरूरत ये होगी कि आपका मुझे कोड लगा कि हाँ भाई ठीक है, इस तरह के तो इंटरनेट पर इतने अवेलेबल हैं, तो ये आपने इसमें क्या किया? क्योंकि जाहिर है कि ये सारे मैं पढ़ाती हूँ आपको, तो इन कोड्स को मैं भी थोड़ा गो थ्रू करती रहती हूँ। कोई मुझसे चलता है, कोई मुझसे नहीं चलता, तो मुझे पता है कि इंटरनेट पे किस किस चीज का क्या कोड अवेलेबल है। तो अगर वो मुझे लगा कि अरे ये चीज तो वाकई अवेलेबल है, ये तो आपने कहीं से उठाई है और इसको पिक किया है, वो भी गलत नहीं है। मैं ये उस पर एतराज नहीं करूंगी कि आपने क्यों पिक किया। जाहिर है कि हमें दोबारा चीजों को क्रिएट करने की जरूरत नहीं है जब ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पर सोल्यूशन, लेकिन उसमें कुछ तो यस अपना मैम। डालें। हाँ, तो मुझे यही है कि कहीं पार्सिंग नहीं हो रही तो उसमें पार्सिंग डाल दें, कहीं लेक्सिकल एनालिसिस, कुछ हो सकता है मैं पूरा पार्सर उठा लिया, पूरा पार्सर सही काम कर रहा है, लेकिन वो टोकन्स को प्रिंट नहीं कर रहा और वो ट्री को या सिंबल टेबल को प्रिंट नहीं कर रहा, तो आप उसके अंदर वो चीज डाल दें कि भाई ये देखें, इसमें बीच में ये टोकन्स बने थे, ये सिंबल टेबल थी, ये हम प्रिंट करा रहे हैं। ये भी नहीं आपकी मैम, तो पड़ेगा। ये यही प्रोसेस जो है ना, मतलब अभी जैसे वो हमने उसमें ऐड करने से अच्छा है कि हमने कहा कि हम खुद का ही बना लें जिसमें ये टोकन्स भी प्रिंट हो, फिर ये चीजें जो हाँ, है तो ये बिल्कुल सही हमने आप कर उसमें सकते हैं। ये शुरू से किया हुआ है। तो अभी उसमें जैसे अभी मे भी जो आपने ऑनलाइन देखे होंगे पार्सर, मे भी उनमें ज्यादा कोई और चीज हो जो हमारे में नहीं हो, मे भी ऐसे हो सकता है नहीं, क्योंकि वो हमने ऐसा शुरू मसला से। नहीं है। नहीं, हाँ, बस मैं यही उसको पूछ रहा बिल्कुल था। ये कंपेयर नहीं कर रही कि आपने जावा का कंपाइलर तो इतना अच्छा काम करता है और आपका कंपाइलर तो ये नहीं कर रहा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मार्किंग की सेट है मैम। सारी बात जो है ना, वो आपके रूब्रिक पे है, इसीलिए मैंने प्रोजेक्ट का और प्रेजेंटेशन का रूब्रिक यहाँ पर रख दिया है। यस मैम, आपने जैसे वो एरर्स वाला रखा हुआ था तो एटलीस्ट वो ये बताएगा, फॉर एग्जांपल कहीं पे सेमेंटिक का मसला है तो वो बताएगा कि गलत कौन सा है सेमेंटिक, तो इस तरह की कोई हाँ, चीज है उसमें। ठीक है, अच्छी तरह से आपका लेक्सिकल एनालिसिस परफॉर्म हो रहा है, टोकन्स परफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन टोकन्स गलत हैं, आपने गलत टोकन्स प्रिंट करा दिए हैं, तो भी 1 मार्क तो मिल ही जाएंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप टोकन प्रिंट करा रहे हैं। सही टोकन के 2 मार्क्स है। लेक्सिकल सही है। एनालिसिस आप गलत भी करेंगे उसके भी मार्क्स है, लेकिन अगर आप सही कर देते हैं, टिम्बल टेबल सही प्रिंट करते हैं, उसके 2 मार्क्स है, सिर्फ सिंबल टेबल प्रिंट कर देने की। और सिंटेक्स एनालिसिस परफॉर्म होता है, लेकिन एक ही स्टेटमेंट है कोई और उसी को पार्स करेगा, और उसी स्टेटमेंट के अलावा किसी दूसरे स्टेटमेंट को पार्स ही नहीं कर सकता, 1 मार्क। लेकिन नहीं अगर मैम। 2 या 3 स्टेटमेंट को पार्स कर सकता है अलग अलग तरह की, तो उसके 2 मार्क्स। सिंटेक्स ये एनालिसिस मैम। टोटली नहीं कर सकता और आपको एरर बता ही नहीं सकता कि एरर है या नहीं है, तो फिर जो है वो उसके 0 मार्क्स है। लेकिन अगर कुछ ना कुछ एरर शो हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो एरर नहीं है जो है, सही तरीके से एरर शो नहीं करा पा रहे, तो भी 1 मार्क्स। और अगर ये सारे काम आपने सही से कर दिए तो 2 मार्क्स। सेमेंटिक एनालिसिस में लाजमी नहीं है मतलब? लिखा तो था मैंने, कहाँ गया वो, मुझे याद पड़ रहा था कि मैंने नहीं, अच्छा सिमेंटिक एनालिसिस मैंने उसमें लिखा है शायद, रिपोर्ट के अंदर जो आप सीएफजी अपनी प्रपोज करेंगे, उसमें शायद मैंने सिंटेक्स डायरेक्टरी डेफिनेशन लिखी है। हाँ, इसमें बिल्कुल अच्छा। सिमेंटिक एनालिसिस लाजमी नहीं है, इसमें बिल्कुल कोड जनरेशन लाजमी नहीं है। कर देते हैं तो ये आपका एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि उस वक्त तक जब तक मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया था तो मैंने ये चीजें पढ़ाई नहीं थी, तो मैंने ना उसमें सिमेंटिक एनालिसिस रखा है, ना मैंने उसके अंदर कोड जनरेशन रखी है। ये चीजें मैंडेटरी हैं, इसके अलावा आप जो भी करते हो आपकी सही मर्जी। है। या ऐसा जरूर हो सकता है, चले अच्छा मैम, ठीक है, और अब हम इसे, सॉरी सॉरी, एक मिनट कोड आपकी की बात काट रही हूँ। इम्प्लीमेंटेशन का वे जो होगा, हाँ, मतलब अभी जैसे जैसे कोई होती है ना, जैसे हमने थ्योरेटिकली कोई चीजें पढ़ी हुई हैं, अब वो ऐसे मतलब पॉसिबल नहीं होता कि हम उसको जो है डायरेक्ट कोड में वैसे ही हम उसको परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पार्सर्स के जो है डिफरेंट टाइप के पढ़े थे ना, जैसे ट्रीज के हिसाब से वो आपने आपने तो ट्रीज डायग्राम से किया है ना, तो कोड में वो वैसे नहीं होगा। ये एक्चुअली बात तो ट्री है। बनता भी नहीं है ना, असल में तो पार्सिंग टेबल को फॉलो करते वो हैं, स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल। वो ट्री बनाकर हम समझते हैं, कॉपी पे ट्री बनाते रहते हैं तो हमें समझ में आता रहता है, लेकिन असल में तो बैकएंड पर तो टेबल मैम ही काम करती है। यस मैम, तो अभी ये देखिए ना, टेबल मतलब एक लाइक कोई डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हमने अपनी वो ऐसे समझ लेंगे जो बेसिकली मैच हो रहा होता है। जैसे LL1 की हमने एक जो है टेबल बनाई थी जिसपे हम मैच कर रहे थे कि भाई उससे मैच करते जा रहे थे, तो अब वो डेटा स्ट्रक्चर भी हम खुद ही चूज कर सकते हैं ना कि हम कोई सा भी उसमें जो है डेटा स्ट्रक्चर यूज कर लें, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सेट है। मेरा सिंटेक्स एनालिसिस से सिर्फ ये मतलब है कि उसके अंदर एरर शो करने की कैपेबिलिटी हो। मेरा वो कैसे कर रहा है ये मैं नहीं पूछूंगी कि LL1 क्यों नहीं किया आपने और ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सिंग क्यों नहीं की। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि आपकी पार्सिंग एल्गोरिथम है क्या, सिंटेक्स एनालिसिस आप कर कौन सा रहे, ये आपको पता जरूर होना चाहिए।
लेकिन अल्टीमेटली मैं Certain. ये नहीं पूछूंगी कि भाई आपके पास जब LALR है तो आपने क्यों उससे क्यों पार्स कर रहे हैं, उससे क्यों नहीं। तो मैं आपका किसी दो पार्ट से कंपैरिजन नहीं कर रही, ठीक है। और हाँ, Okay, बीच ma'am. में मैं आपको ये बात जरूर कहना चाह रही थी कि देखें उस वक्त मैंने ये यूजेबिलिटी का और यूजर फ्रेंडली का रखा था कि भाई आपका थोड़ा GUI बेस्ड हो या यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हो तो बहुत अच्छी बात GUI है, based ही है उस ma'am. पे 2 Okay. मार्क्स रखे थे। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाह रहे, आप कह रहे कि नहीं भाई ये यूजेबिलिटी मेरे लिए मुमकिन नहीं है, तो आप इसके बदले कोड जनरेशन वाला कि 3 एड्रेस कोड वाला कॉम्प्लीमेंट डाल दें तो भी ठीक है, या उसके बदले आप सिमेंटिक एनालिसिस डाल दें तो भी ठीक है। तो या तो आप ये सिंटेक्स एनालिसिस तक करें तो फिर थोड़ा यूजेबल हो इंटरफेस, या अगर ये यूजेबिलिटी नहीं लाना चाह रहे, GUI तक नहीं जाना चाह रहे, तो बस फिर आप थोड़ा कुछ और Ma'am, इसके लिए, GUI है इसको. हाँ बाकी सबके लिए भी कह रही हूँ कि अगर यूजेबिलिटी नहीं है तो आप बाकी दोनों फैक्टर में से कोई कोड जनरेशन वाला कोई चीज कोड ट्रिपल या क्वाड ट्रिपल क्रिएट कर दें, या 3 एड्रेस कोड क्रिएट कर दें, या कोई सिमेंटिक एनालिसिस कर दें, Okay, ma'am. ठीक है। तो ये है, कोई इतना मुश्किल नहीं, आप थोड़ा सा टाइम देंगे इंशाल्लाह हो जाएगा। आई थिंक कि आज के लिए फिर काफ़ी है, कोर्स हमारा कवर हो चुका है। दोबारा आप लोगों से एक दफ़ा रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये 5th चैप्टर जो है बुक से अच्छी तरह पढ़ लें, और उसका अगर कोई चीज़ क्लियर नहीं है तो उसको आप अच्छी तरह पूछ के नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, अगर कोई चीज़ आपको लग रहा है कि दोबारा डिस्कस होनी चाहिए। ओके मैम। ठीक है जी, चलें फिर अब आप लोगों से मुलाकात होगी ट्यूसडे को आप लोगों के साथ क्लास में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।